हाय एवरीवन। टॉपिक शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए सो दैट जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हों आप तक वो ज़रूर पहुंचे। और दूसरी चीज़, आप वीडियो को एंजॉय कीजिए। आपके जो भी क्वेरीज होती हैं आप वो ज़रूर हमें बताइएगा कि ये हमारी प्रॉब्लम्स हैं टॉपिक से रिलेटेड, उसको ज़रूर देखा जाएगा, कंसीडर किया जाएगा। अब ठीक है, बस इतना ही इंट्रैक्शन आई थिंक बहुत है। अब ये मेरी हर वीडियो में होगा तो फिर फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या कीजिए, अब आप इस टॉपिक को स्टडी कीजिए। थैंक यू। Hello everyone, and I welcome you all on Career Glow. And Career Glow is always happy to help you in your competitive exams. हालांकि ये तो एकेडमिक एग्ज़ाम है तो हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। आपको पता है एक चीज़ ना कि हम लोग ने अभी रिसेंटली एक वीडियो देखा था जिसके अंदर हम लोग ने ये किया था एमर्जिंग कंसर्न्स ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड एजुकेशन की इंडियन सोसाइटी और एजुकेशन के क्या कंसर्न्स हैं। ठीक है, कंसर्न मैंने हिंदी में तो नहीं लिखा है इसको, पर ये ना हाँ, मतलब समकालीन भारत और शिक्षा। समकालीन मतलब अभी कंटेम्प्रेरी, अभी हाल फिलहाल में क्या चल रहा है इसके हम लोग ये कर रहे थे कंटेम्प्रेरी इंडिया इन एजुकेशन। उसमें हम इमर्जिंग कंसर्न देख रहे थे कि हमारी परेशानियाँ क्या हैं, हमारे कंसर्न्स क्या हैं चीज़ों को लेकर के। चीज़ों का मतलब यहाँ पर है कि शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या परेशानियाँ हैं और क्या क्या भारतीय समाज के उभरते हुए सरोकार तथा शिक्षा, तो ये हम पढ़ रहे थे। ठीक है, इसके अंदर हम ये कर चुके थे कल्चर एंड एजुकेशन का क्या मतलब होता है। पिछली क्लास में ये सब कुछ हो चुका है, एजुकेशन और कल्चर का क्या रिलेशनशिप है। और मतलब ये सारी चीज़ें, इम्पैक्ट ऑफ कल्चर ऑन एजुकेशन, डेमोक्रेसी के बारे में हम सारी चीज़ें कर चुके थे। इंडियन डेमोक्रेटिक आइडियल का क्या इफेक्ट पड़ता है, मतलब जो आप सीखते हो, मतलब जो डेमोक्रेसी में आप सीखते हो उसका एजुकेशन पे क्या असर पड़ता है। इनइक्वालिटी इन एंशंट एंशंट यानी कि प्राचीन भारत में, मेडिवल भारत में और मॉडर्न भारत में एजुकेशन के क्षेत्र में क्या क्या इनइक्वालिटीज़ थी, ये पूरा देखा। ब्रिटिशर्स के टाइम पे सिर्फ हमें क्लर्क बनाने के लिए पढ़ाया जाता था, ये सब चीज़ हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब आज जो हम करने वाले हैं दैट इज़ न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इसके ऊपर डेफिनेटली क्वेश्चन है, जरूर से क्वेश्चन आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है कि न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कौन से हुए हैं। देखो, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का मतलब है आर्थिक तौर पर हमने क्या चीज़ वो की है, हम क्या रिफॉर्म्स लेकर आए, क्या चेंजेस लेकर आए हैं। तो ऐसा क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म से आप क्या समझते हो। जो नई आर्थिक नीति आई है ना रिफॉर्म्स की, वो क्या है। अब ये नई आर्थिक नीति क्यों आई है ये थोड़ा बैकग्राउंड में आपको समझा देती हूँ। और डिस्क्राइब करो उसका इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन। देखो, पहली चीज़ तो बुक के अंदर ना आपको बैकग्राउंड स्टोरी नहीं बताई हुई है, ठीक है। लेकिन आप एक चीज़ समझो, हमारे देश में ना बहुत प्रॉब्लम्स चल रही थी आर्थिक चीज़ों को लेकर के, क्योंकि हमने अपनी अर्थव्यवस्था को, अपनी इकोनॉमी को थोड़ा बंद करके रखा हुआ था। ये एक्चुअली ना ये सब आपको बुक में नहीं मिलेगा, ये मैं आपको बता रही हूँ 12th क्लास के बेसिस पे। 12th क्लास की जो पॉलिटिकल साइंस है उसके बेसिस पे बता रही हूँ, क्योंकि मैं पढ़ाती हूँ तो मैंने सोचा चलो ये भी चीज़ क्लियर कर दी जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हमारे देश में बहुत सारी समस्या थी। चाहो तो आप आंसर को ऐसे भी शुरू कर सकते हो कि हमारे देश में बहुत सारी समस्या थी, हम लोग ज़्यादा ट्रेड नहीं करते थे, मतलब ज़्यादा व्यापार नहीं करते थे। लेकिन धीरे धीरे हमने अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर करना सही समझा और थोड़ा सा ओपन करना सही समझा। प्रॉब्लम ये थी कि हम लोग पहले ना 1991 में, वैसे तो देखो ऐसा कहा जाता है कि दो महाशक्तियां थी पूरे वर्ल्ड में ना, आप बस ऐसा समझ लो कि पूरे वर्ल्ड में 1945 से लेकर के 1991 तक दो महाशक्तियां थी, एक अमेरिका थी, एक रशिया था। हम लोग के रिलेशंस ना थोड़े से रशिया के साथ ज़्यादा अच्छे हो गए थे। और रशिया में कम्युनिस्ट पार्टी है और चाइना में भी कम्युनिस्ट पार्टी है, और हम बहुत कद्र करते थे कि ठीक है आपके यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी है, अच्छी बात है। हमारे रिलेशनशिप थोड़े से रशिया के साथ, मतलब उस समय के यूएसएसआर के साथ बहुत अच्छे थे। थोड़ा अच्छा रिलेशन रखते थे। इवन 1971 में तो हमने उनके साथ एक ट्रीटी भी कर ली थी। सो बेसिकली बहुत अच्छे थे, तो हम ना थोड़ा सा झुकाव हमारा उनकी तरफ था। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि यूएसएसआर ना 1991 में अपने कुछ इंटरनल कारणों की वजह से टूट गया। और जब वो अपने कुछ कारणों की वजह से टूट गया तो भाई हमको भी तो कोई फ्रेंड चाहिए इस पूरे उसमें रहने के लिए। तो जब दो महाशक्तियां थी उसमें से एक ऑलरेडी चली गई है तो हमको इसका साथ देना पड़ेगा। तो फिर हमने सोचा कि चलो थोड़ा सा इकोनॉमिक रिफॉर्म करते हैं, और 1991 में जब यूएसएसआर खत्म होकर रशिया बन गया, हमने उसके साथ भी रिलेशन रखे, लेकिन ज्यादातर अपने रिलेशनशिप हमने यूएस के साथ ज्यादा कर ली। और यूएसए में तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स मतलब इकोनॉमी के बारे में बात होती है, कैपिटलिज्म, पूंजीवाद के बारे में बात होती है, पैसों के बारे में बात होती है कि कैसे जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है उनको आगे लेके जाना है। एंड सॉरी फॉर द नॉइज वगैरह अगर आ रही है तो प्लीज थोड़ा सा आप कॉपरेट करना इसके लिए, ठीक है। ये यहाँ पे थोड़ा सा काम चल रहा है इधर।
सो बेसिकली मतलब मेरा बैकग्राउंड बताने का ये मतलब था कि हम ना बहुत ज़्यादा बंद से थे, हम ज़्यादा व्यापार नहीं करते थे, तो हमने सोचा चलो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेकर आते हैं। तो राजीव गांधी के टाइम पर फिर ये 1991 के ये रिफॉर्म्स आए थे, उसी दौरान मतलब ये रिफॉर्म्स आए थे, और फिर 1991 में ही राजीव गांधी का असैसिनेशन मतलब वही जो हुआ हम सब जानते हैं, तो उनकी डेथ हो गई थी। बट मतलब इसी दौरान लाने की तैयारी तो काफ़ी समय से ही कर रहे थे, बट ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए। आई थिंक इतना बैकग्राउंड बहुत है और ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये आया क्यों, मतलब ये टॉपिक दिया क्यों, ये पता होना चाहिए। सो व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक रिफॉर्म्स? तो आर्थिक रिफॉर्म से आप क्या समझते हो? आर्थिक रिफॉर्म का हिंदी मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा। आर्थिक सुधारों से आप क्या समझते हो? तो रिफॉर्म्स मीन्स हमें सुधार करने की ज़रूरत है। तो मैंने आपको बता दिया था कि सुधार करने की क्यों आवश्यकता होती है, क्यों ज़रूरत है। सो आप उसका इम्पैक्ट बताओ। सबसे पहली चीज़, हमारे यहाँ पर ना एलपीजी आया। आप समझ लो कि न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में जो नए आर्थिक सुधार हम करना चाहते थे, रिफॉर्म्स करना चाहते थे, उसमें एलपीजी आया। एलपीजी में एल का मतलब होता है लिबरलाइजेशन, यानी कि उदारीकरण। थोड़ा सा ना आपको उदार होना पड़ेगा, उदारीकरण, थोड़ा सा आपको उदार होना पड़ेगा, यानी कि लीनियंट होना पड़ेगा। पहले हम बंद सा रखते थे, ज्यादा ट्रेड नहीं करते थे, लेकिन अब आपको ट्रेड करना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा, अब आपको मार्केट के लिए काम करना पड़ेगा। मार्केट का मतलब जैसे हमारे यहाँ पे जिस चीज की आवश्यकता है वो तो हम उगाएंगे ही, लेकिन जो वर्ल्ड मार्केट है उसके अंदर भी अगर किसी चीजों की जरूरत है तो अपने दरवाजों को हम खोलेंगे, सो दैट हम व्यापार कर सके, ट्रेड कर सके। तो ये थोड़ा सा लिबरलाइजेशन है कि आप सबके लिए लिबरल हो रहे हो, थोड़ा सा अपना गेट खोल रहे हो। गेट्स का मतलब है कि अपने देश के द्वार खोल रहे हो, सो दैट ठीक है आप आ जाइए, ट्रेड कर लीजिए, इससे दोनों को फायदा होगा। हम भी आपके यहाँ पर आ सकते हैं ट्रेड करने के लिए, अपनी सर्विसेज देने के लिए, और आप भी आ सकते हो। सो दिस इज लिबरलाइजेशन, थोड़े लीनियंट हो जाओ। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो प्राइवेटाइजेशन में, ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि निजीकरण होता है ये, और निजीकरण में कोशिश की जाती है किस चीज़ की, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट कंपनीज को मौका दें, प्राइवेट एंटरप्राइजेस को मौका दें जो काम करेंगे। और ग्लोबलाइजेशन का मतलब तो हम अलग से समझेंगे। ग्लोबलाइजेशन को वैश्वीकरण कहते हैं, और इसका मतलब होता है कि आप वैश्विक स्तर पे आप चीज़ों का आदान प्रदान करोगे, चीज़ों का आदान प्रदान करोगे, जैसे कि सर्विसेज। लेट्स से फॉर एग्जांपल मान लो कि मैं जो है इंडिया में नहीं हूँ, मान लो मैं कहीं और हूँ, और मैं कहीं और से ये वीडियोस जो है वो बना रही हूँ। तो ये सर्विस का आदान प्रदान हो रहा है, आप मेरी सर्विसेज ले रहे हैं, एक तरीके से जो पढ़ने वाली सर्विसेज है आप वो ग्रहण कर रहे हैं, वो ले रहे हैं। सो दिस इज ग्लोबलाइजेशन, जिसमें मैं सर्विसेज का आदान प्रदान कर सकती हूँ। मान लीजिए कोई प्रोफेसर कहीं और बैठे हैं, अमेरिका में, पोलैंड में, कहीं और बैठे हैं, तो वहां से अगर मैं उनसे कोई चीज़ सीख लूँ, या उनसे 1 घंटा बात कर लूँ, या वो मुझे कुछ पढ़ा दें टॉपिक से रिलेटेड या कुछ भी चीज़, तो फिर मैं उनकी सर्विसेज ले रही हूँ। तो सर्विसेज का आदान प्रदान होता है। साथ में आपके विचारों का आदान प्रदान होता है, हमें दूसरे देश के विचार हमें पता चलते हैं, दूसरे देश के आइडियाज़ हमें पता चलते हैं। जैसे कोविड के टाइम पे आपको आपको लॉकडाउन रखना है, ये भी हमें विचार किसी कंट्री से मिला है जो उस परेशानी से जूझ रही थी, तो हमने भी वो चीज़ अपनाई, क्योंकि विचारों का फ्लो है, फिर लोगों का भी फ्लो होता है। सो बेसिकली जो ग्लोबलाइजेशन है दैट इज वैश्वीकरण, या भूमंडलीकरण भी कह सकते हो। तो वैश्वीकरण के अंदर हम चीज़ों का आदान प्रदान करते हैं, ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, एक बार ये देख लेते हैं। डिफाइन ग्लोबलाइजेशन, यानी कि वैश्वीकरण को आप डिफाइन कीजिए। तो ग्लोबलाइजेशन फ्लो है आइडियाज़ का, यानी कि विचारों का फ्लो का मतलब होता है प्रवाह, हिंदी के लिए प्रवाह, ये वो है और ये वाह है, ठीक है, प्रवाह है। आइडियाज़ का यानी कि विचारों का, सामान का, कमोडिटीज़ का। सर्विसेज जो होती हैं, सेवाएं जो होती हैं, उनका है। कैपिटल मीन्स जो पूंजी है, यानी कि पैसा है, उसका भी फ्लो होता है। अब आप देखते हो ना कि बाहर की कंट्रीज में, टॉपिक दोबारा से आएगा कि बाहर की कंट्रीज में, जैसे मान लीजिए मैंने अपने बेटे को, मैंने अपने बच्चों को बाहर भेजा है, मान लीजिए कि मैंने कहीं और बाहर भेजा है उनको पढ़ने के लिए, तो और उसके बाद वो वहाँ पे काम भी करने लगे, नौकरी भी करने लग गए, उसके बाद यहाँ पे पैसा भेजने लग गए। तो जो पैसा वो भेजेंगे ना, तो कैपिटल का भी तो फ्लो हो रहा है, अपने घर तो पैसा भेजेगा ही ना बच्चा, ठीक है, तो कैपिटल का फ्लो हो रहा है, और लोगों का भी फ्लो हो रहा है। जैसे वहाँ के लोग यहाँ आ जाते हैं, यहाँ के लोग वहाँ चले जाते हैं, तो पीपल का भी फ्लो हो रहा है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मतलब दोनों जगह पे आदान प्रदान हो रहा है। और यहाँ पे पहले पहले के टाइम पे भी ग्लोबलाइजेशन होता था, ये सब कुछ आपकी बुक में लिखा है, पूरा डेफिनेशन वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगा। पहले भी फ्लो होता था, पहले भी जो है ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण होता था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि पहले इतना स्पीडी नहीं था, वो इतना स्पीडी नहीं था। और इतना स्पीडी का मतलब ये है यहाँ पे कि उतनी स्पीड या उतनी गति नहीं होती थी। क्यों मैं कह रही हूँ गति नहीं होती थी? क्योंकि पहले ना परिवहन की सुविधाएं नहीं होती थी, उतने अच्छे मेट्रोज जो हैं, या फिर जो एयरवेज हैं, उनका अच्छे से इतना विकास नहीं हुआ था, डेवलपमेंट नहीं हुआ था, तो इसलिए क्या कह रहे हैं कि इतना स्पीडी नहीं था। बट आज तो देख लो आपके पास इतना कन्वीनियंटली, आपके पास इतने चीज़ें हैं कि फटाफट आपका सामान जो एक जगह से दूसरे पर पहुंच जाता है। होराइजन भी इंक्रीज हो रहा है, कि पहले 4 देशों के बीच में ट्रेड होता था, तो अब 40 देशों के बीच में हो रहा है, या ज़्यादा देशों के बीच में हो रहा है। तो पहले भी ग्लोबलाइजेशन
होता था राजा महाराजाओं के टाइम पे, हम वहाँ कहीं और जाते थे, फिर वहाँ से कोई एक जेम लेकर आते थे, जेम मतलब हीरे जवाहरात लेकर आते थे, कोई यूनिक सी चीज़ मिलती थी तो ले आते थे। सो ये भी ग्लोबलाइजेशन है जिसमें हम चीज़ों का, अब देखो इस्लामिक, जब इस्लाम धर्म जब यहाँ पर आया तो हमने वहाँ से इस्लाम धर्म से भी काफ़ी चीज़ें सीखी, राइट। और भी किसी कंट्री से मतलब उनके विचार का आदान प्रदान होता है, या फिर हमारे जो मर्चेंट्स हुआ करते थे, जो हमारे मर्चेंट्स को हम क्या बोलेंगे, जो सामान बेचने वाले हुआ करते थे, वो दूर दूर तक ट्रैवल करते थे, कुछ टाइम तक वहाँ पे रुकते थे, वहाँ का खाना वगैरह भी खाते थे जो मिलता था कि अपना सामान बेचने के लिए। तो वहाँ से वो बहुत सारे विचार लेकर आए, आइडियाज़ लेकर आए, सामान लेकर आए, कमोडिटीज़ लेकर आए। ये पहले भी था, बट पहले ना बहुत समय लगता था, महीने महीने लग जाते थे ट्रैवल करने में, बट आज तो महीने नहीं लगते। आज तो आपके पास एयरवेज है, फटाफट सामान आपके पास आ जाता है, आपके डोर स्टेप आपके घर पर आ जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट ग्लोबलाइजेशन, बिकॉज ग्लोबलाइजेशन की वजह से स्पीड इंक्रीज हुई है, गति बढ़ी है, गति को प्रभाव मिला है और हॉराइजन भी बढ़ा है। पहले इतने एरिया में हम ट्रेड वगैरह करते थे यार, कम देशों के बीच में होता था, आज ज्यादा देशों के बीच में होता है, ठीक है। सो दिस इज ग्लोबलाइजेशन। तो मैंने आपको तीनों टर्म समझाई हैं। लिबरलाइजेशन, थोड़ा सा लिबरल कर दो, उदार कर दो, यानी कि थोड़ा सा लीनियंट हो जाओ, ठीक है। मतलब ऐसा भी मत करो कि बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा दो, थोड़ा सा लिबरल हो जाओ। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि आप प्रवाह करिए, आप फ्लो करिए, कमोडिटीज़, चीज़ों का, पीपल का, विचारों का आदान प्रदान होता है। इससे हमें बहुत कुछ पता चलता है, दूसरे देश की संस्कृति के बारे में, दूसरे देशों के बारे में हमें ग्लोबलाइजेशन के अंदर पता चलता है। और प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है निजीकरण, और ये निजीकरण के अंदर कोई कंपनी भी हो सकती है, इंडिविजुअल भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल भी हो सकता है, जो साथ में मिलकर के अपना कोई निजीकरण या कोई कंपनी खोले हुए हैं, ठीक है। ये सब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 में हुए थे। बैकग्राउंड मैंने बता दिया कि क्यों हुए थे, क्योंकि इंडिया की हालत खराब थी और हम थोड़ा सा बंद बंद करके रहते थे। हमें चाहिए था कि हम थोड़ा सा ट्रेड कर पाए, थोड़ा सा व्यापार कर पाए, इसलिए 1991 में हमने अपनी इकोनॉमी को रिफॉर्म किया। नाउ अब पहले के टाइम पे क्या होता था, ये समझाने के लिए, ये सब आप लिख लेना, हिंदी में भी मैंने लिख दिया है, सो कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। अभी फिलहाल के तौर पे हम लोग ये कर चुके हैं, हमने ग्लोबलाइजेशन यानी कि भूमंडलीकरण या फिर वैश्वीकरण की डेफिनेशन देख ली, इंग्लिश हिंदी दोनों में लिख लेना। वैश्वीकरण का अर्थ होता है विचारों का, सामान का, सेवाओं का, पूंजी का, लोगों का प्रवाह, वो भी एक जगह से दूसरे जगह पर, ऐसे करके लिख लेना। और इसमें गति, इसकी गति बढ़ी है, और दूसरा इसका धरातल भी बढ़ा है, इसका धरातल भी बढ़ा है, इसका गति भी बढ़ा है, ये लिख लेना। फिर लिबरलाइजेशन को उदारीकरण कहेंगे और प्राइवेटाइजेशन को निजीकरण, ग्लोबलाइजेशन को वैश्वीकरण, ऐसे करके लिख देना है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या थी कि पहले ना पहले लाइसेंस की जरूरत होती थी, पर वो लाइसेंस है, देखो पहले हमारे यहाँ पे LQP चलता था, LQP चलता था, जो कि बड़ा रिजिड था, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी, मतलब बहुत मुश्किल होती थी हमें काम करने में या हमें दूसरे देशों के साथ जुड़ने में, सामान का आदान प्रदान करने में। पहले लाइसेंसिंग की व्यवस्था थी कि आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, अभी भी है कि कुछ चीज़ें कंपनीज खोलने के लिए आपको लाइसेंस की आवश्यकता होती है, जैसे एसिड वगैरह की कंपनी, फार्मास्यूटिकल कंपनी, कुछ के लिए, इन सबके लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है। बट कुछ हद तक लाइसेंसिंग अब कम हो चुका है, अब इसकी बजाय लिबरलाइजेशन आ चुका है। पहले कोटा सिस्टम हुआ करता था, कोटा सिस्टम का मतलब ये है कि कोटा सिस्टम के अंदर कुछ ऐसा था कि इतना परसेंट ही आप कर सकते हो, इतने परसेंट ही प्राइवेट कंपनीज आ सकती हैं। पर अब प्राइवेटाइजेशन कर दिया है कि जो भी कंपनी खोलना चाहता है, स्टार्टअप्स करने चाहते हैं, कुछ ऐसा करना चाहते हैं, आपको अलाउ कर दिया जाता है। और पहले परमिट लेना पड़ता था एक जगह से दूसरे जगह पर, अभी भी लेना पड़ता है कुछ हद तक, बट अब थोड़ा सा ज्यादा लीनियंट हो चुका है, अब आप आराम से ट्रेड कर सकते हो। तो इस परमिट की बजाय ग्लोबलाइजेशन आ गया, बस यही चेंज हुआ है। तो हमने LPG को लेकर आए हैं LQP की बजाय, मतलब अब LQP यानी कि लाइसेंस, कोटा एंड परमिट, ये सब नहीं है, इसकी बजाय LPG है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो ये था इसके अंदर, ठीक है। फिर आता है कनेक्शन बिटवीन एजुकेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। एजुकेशन और ग्लोबलाइजेशन के बीच में क्या संबंध है, ठीक है। सो सबसे पहली चीज, ग्लोबलाइजेशन हुआ है, मैंने आपको बताया कि इतने सारी चीजों का फ्लो हुआ है, आदान प्रदान होता है, लोगों का भी, लोग एक जगह से दूसरे जगह पर जाते हैं, लोग एक जगह से दूसरे जगह पर जा रहे हैं, सामान जा रहा है, सर्विसेज यानी कि सेवाएं जा रही हैं, बहुत सारी चीजें जा रही हैं। सो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, देखो इसने ना एक्सपोर्ट को इंक्रीज किया। एक्सपोर्ट होता है निर्यात, ठीक है, इसने निर्यात को बढ़ाया है। निर्यात का मतलब होता है हमारे देश से भी ना हम बहुत सारी चीजों को बेच पा रहे हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो ये एक्सपोर्ट बढ़ा है। अब इससे होता है कि हमारे जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं, डोमेस्टिक मतलब हमारे भारत में रह करके जो लोग उत्पाद करते हैं, कोई चीज़ बनाते हैं, तो आज वो भी चीज़ हम वर्ल्ड लेवल पे भेज पा रहे हैं, सो दैट हमारा भी थोड़ा सा ट्रेडिंग हो जाए और हमको भी पैसा मिल जाए, फॉरेन करेंसी मिल जाए, और हम अपनी फिर गुणवत्ता भी उस हिसाब से अच्छी रखेंगे, क्वालिटी भी अच्छी रखेंगे। तो एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ है ग्लोबलाइजेशन से, ठीक है। और ICT इंक्रीज हुआ है, हमें इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मिली है, यानी कि सूचना मिली है, संचार
के साधन अच्छे हुए हैं, तकनीकी बहुत अच्छा हुआ है, तो उस क्षेत्र में भी हम आगे गए हैं। डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो मैंने आपको बताया कि आप अपने घर में बनाओ और अपनी चीज़ बना करके बेचो, घर में इन द सेंस कि आप भारत में बनाओ और फिर बाहर बेचो। डोमेस्टिक प्रोडक्शन हुआ है, कंपटीशन बढ़ा है। कंपटीशन बढ़ा है कहने का मतलब है कि बाहर की जो मतलब चीज़ें हैं, बाहर की जो कंपनीज़ हैं, वो प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा चल रहे थे, तो हमने अपने घर में यानी कि अपने भारत देश के अंदर कुछ प्रोडक्ट्स बनाए, या कोई भी कंट्री ने अपने अपने एरिया में कोई प्रोडक्ट्स बनाए, उसके बाद बेचे, तो मतलब कंपटीशन बढ़ा है। अच्छा, ये भी प्रोडक्ट अच्छा है, वो भी प्रोडक्ट अच्छा है, तो कंपटीशन बढ़ा है क्योंकि यही समय की मांग है। अब आप देख लो, अगर आप भारत देश की ही बात करो तो भारत देश, या फिर आप मान लो कि आप कहीं की भी बात करो, तो अगर हम यहाँ की बिस्किट्स काउंट करें ना, क्योंकि मैं हमेशा यही करवाती हूँ, बिस्किट्स आप काउंट करो, खुद आप काउंट करो, 20 से ज़्यादा बिस्किट की कंपनीज निकलेंगी। सो 20 से ज़्यादा बिस्किट्स की कंपनी निकलेगी, और कुछ हद तक ना बिस्किट्स का आप देखोगे टेस्ट भी लगभग लगभग सेम है, लेकिन ये क्या है, ये कंपटीशन है कि ये वाला बिस्किट अच्छा है, ये वाला बिस्किट अच्छा है, ऐसे बहुत सारी कंपनीज है। तो बिस्किट्स ले लो, या फिर आप सोप जो होते हैं, साबुन जो होते हैं, उनकी कंपनीज ले लीजिए, या फिर जो शैम्पू वगैरह बनाते हैं उनकी कंपनी ले लीजिए, परफ्यूम्स की कंपनी ले लीजिए। कहीं ना कहीं एक तरीके से कंपटीशन बढ़ा है कि ये वाला अच्छा है, वो वाला अच्छा है, और आप प्रोड्यूस कर रहे हो और आप फिर बनाकर भेजो। जितना ज़्यादा परफ्यूम बिकता है, उतना ही अमाउंट में कहीं जगहों पे इत्र भी बिकता है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ बिक नहीं रहा है। आप बनाओगे, आपका प्रोडक्ट अच्छा लगेगा, क्वालिटी अच्छी लगेगी, ज़रूर बिकेगा। सो एलपीजी तो आया ही है। एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ये तो आया ही है। साथ में इंटरनेशनलाइजेशन भी हुआ है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीयकरण। अंतर्राष्ट्रीयकरण का वैसे तो कुछ ज़्यादा एक्सप्लेनिंग है, बट अंतर्राष्ट्रीयकरण का मतलब यही होता है कि आप इंटरनेशनली आप जा भी सकते हो, सामान भी बेच सकते हो, और चीज़ों का इंटरनेशनलाइजेशन हुआ है। बहुत सारे लोग कुछ चीज़ों को देखकर यहाँ पे आते हैं, हम कुछ वहाँ की चीज़ों को देखकर वहाँ जाना चाहते हैं, तो ऐसा बड़ा है। और हमारे बीच का जो गैप है ना, वो कम हुआ है। कहने का मतलब है कि पहले तो हमें किसी जगह पे पहुँचने में बहुत समय लगता था, अब वो कम हो गया, क्योंकि अब आप सेकंड्स में जो है मैसेजेस भेज सकते हैं, वीडियो कॉल्स कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो ये है ग्लोबलाइजेशन, यानी कि वैश्वीकरण बियॉन्ड जाता है बाउंड्रीज के, बियॉन्ड जाता है बाउंड्रीज के। यानी कि ग्लोबलाइजेशन की एक चीज़ ये कही जाती है कि आप पूरे विश्व भर में कहीं पर भी, अब देखो जैसे मुझे नहीं पता ये कौन सी कंपनी है, ये शायद भारत की कंपनी है कि किसकी है, मुझे नहीं पता, बट आज ही ये प्रोडक्ट आया है कैफीन करके। ठीक है, मुझे नहीं पता कि ये कहाँ की कंपनी है, बट मेरे को ये प्रोडक्ट दिखा, तो मैंने मंगाया इस चीज़ को कि चलो ठीक है, ट्राई करते हैं। तो ये अगर मान लीजिए अगर ये बाहर से आया है, तो बाउंड्रीज की कोई, अगर मान लीजिए बाहर का प्रोडक्ट है, इंडिया की कंट्री में, अच्छा मैंने यहाँ पे कुछ लिख दिया ना, बियॉन्ड द बाउंड्री, ये ना TBE लिख दिया, ये THE है, बियॉन्ड द बाउंड्रीज। ठीक है, सो मेरे को ना ऐसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं मिस्टेक्स, और ये ना बिल्कुल अनप्रोफेशनल सा लगता है। बियॉन्ड ये जो गलत हो गया, मतलब ये तो थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, टाइपो एरर हो गया, बट आप इसको ठीक कर लीजिएगा, है ना। तो यहाँ पे लिखा है बियॉन्ड द बाउंड्रीज। मान लीजिए कि ये प्रोडक्ट जो है वो सच में कोई बाहर की कंपनी से आया है, बाहर की कंपनी है, भारत में आई है, अपना व्यापार कर रही है, वहां से आई है, तो बाउंड्रीज की कोई मतलब इसमें बियॉन्ड बाउंड्रीज, यानी कि मैं हूँ भारत में, प्रोडक्ट मंगाया मैंने बाहर का, अगर ये बाहर का है, तो मैं जैसे एक एग्जांपल दे रही हूँ, ऐसा कोई भी प्रोडक्ट ले लीजिए, मान लीजिए वो बाहर से आए, तो मतलब इसमें बाउंड्री की कोई मतलब है, बाउंड्री यानी कि सीमा का कोई मतलब है, कोई लेना देना नहीं है भाई। आपको अगर कहीं और जाना है, पोलैंड जाना है, आपको फ्रांस जाना है, आप जाइए, बाउंड्रीज की आपके लिए कोई वो नहीं है ना, मतलब बाउंड्रीज का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप आराम से जाइए, सामान का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, विचारों का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो बाउंड्रीज का ऐसे कोई लेना देना नहीं है, आप आराम से अपना जो भी ट्रेड है, सर्विसेज है, वो लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। सहनशीलता और उदारता, लिबरलाइजेशन का मतलब यही होता है, सहनशीलता और उदारता, कि थोड़ा सा उदार हो जाइए, थोड़े से लीनियंट हो जाइए, अपने देश के दरवाजे खोलिए, सो दैट आपके साथ ट्रेड करा जा सके। थोड़े से लीनियंट तो होना पड़ेगा, इतना ज्यादा आप बचा बचा के भी नहीं रख सकते, लीनियंट होना पड़ेगा। फिर आता है P यानी कि प्राइवेटाइजेशन, जिसमें इंडिविजुअल या ग्रुप के जो लोग होते हैं वो आराम से अपना क्या करते हैं, अपना ग्रुप के जो लोग होते हैं वो अपना प्राइवेट कंपनी चलाते हैं, लेकिन आप जो भी काम करोगे ना, आप कॉन्स्टिट्यूशनली एथिक वे में करोगे, संवैधानिक नियमों के बाहर नहीं होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, राइट। सो इसके अलावा ग्लोबलाइजेशन की वजह से उद्योग बढ़ा है, उद्योग में और तकनीक ऐड हुई है, उद्योग मतलब इंडस्ट्री अच्छी हुई है। एजुकेशन के क्षेत्र में देखो कितना चेंजेस आया है, पहले एजुकेशन एकदम फेस टू फेस होता था, जैसे बच्चे यहाँ बैठे हैं और टीचर्स इधर बैठे, बट आज क्या है, आज आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, मतलब आज आपके पास, एक सेकेंड, हाँ, बट आज आपके पास क्या है, आज आपके पास शिक्षा है, आप शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा तकनीक आ चुकी है, कंपटीशन भी बढ़ा है, ऐसा नहीं कि कंपटीशन ही बढ़ा है, कंपटीशन भी बढ़ा है, हायर एजुकेशन में देख लीजिए कंपटीशन हुआ है, मतलब यहाँ भारत के अंदर पढ़ना है कि आपको बाहर देश जाके पढ़ना है, तो कंपटीशन इंक्रीज हुआ है। पर प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है कि अगर मान लीजिए कि आप एजुकेट हो रहे हैं, कहीं बाहर
से डिग्री ले रहे हैं या कुछ भी आपको तकनीक वगैरह मिल रही है, जो भी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन फिर भी सरकार के ऊपर थोड़ा-सा बोझ पड़ा है। यहाँ लिखा है सरकार का शिक्षा पर कंट्रोल या नियंत्रण है, जिस और भी काम की मतलब सरकार ना बहुत सारे काम करती है, सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में नहीं, उसको बहुत सारे काम करने होते हैं सरकार को। तो कभी-कभी ऐसा होता है कि ज़्यादा बिज़ी होने की वजह से या ज़्यादा बोझिल होने की वजह से अन्य या शिक्षा के कार्य धीमे पड़ जाते हैं, ऐसा बुक में लिखा है कि प्रॉब्लम ये आती, कर तो सब कुछ सकते हैं, हो भी रहा है सब कुछ, लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि कई बार काम इतना ज़्यादा हमारे ऊपर भारी हो जाता है कि हम काम नहीं कर पाते या हम कुछ चीज़ों को हमें इग्नोर करना पड़ता है। कभी-कभी शिक्षा का क्षेत्र इग्नोर हो जाता है या कभी कार्य अगर इग्नोर नहीं हो रहा तो कार्य थोड़े से धीरे हो रहे हैं, तो कभी ऐसा धीमा भी पड़ जाता है। अभी हम इसको रिवाइज़ कर लेंगे, पहले हम सारा पढ़ लेते हैं, ठीक है? फिर ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी, आप ना चाहो तो इसे स्किप कर दो, मैं तो यही कहूँगी, क्योंकि आपको ये एग्ज़ाम में याद रख के लिखना है, राइट? तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अगर चाहो तो इसे स्किप भी कर सकते हो, लेकिन क्योंकि ये है टॉपिक तो मुझे पढ़ाना तो पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर कह रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन फॉर इंडियन इकोनॉमी, यानी कि भारत की आर्थिक व्यवस्था के लिए, इकोनॉमी के लिए ग्लोबलाइजेशन की बात हो रही है, यानी कि भारत अपनी इकोनॉमी को आर्थिक वे में कैसे अच्छा करेगा, कैसे ग्लोबलाइज करेगा, क्या क्या वो कर सकता है। तो देखो यहाँ पे लिखा है कि इंडियन इकोनॉमी को अच्छा बनाने के लिए ग्लोबलाइजेशन का क्या अच्छा इम्पैक्ट पड़ा है, तो हमने क्या किया है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया। फॉरेन इन्वेस्टमेंट को हम कहेंगे विदेशी निवेश, ठीक है, कहेंगे विदेशी निवेश, यानी कि विदेशी कंपनी जो है अब भारत में अपना पैसा लगा सकती है, निवेश कर सकती है, और निवेश पर किसी प्रकार का ना तो कोई प्रतिबंध है, ना तो कोई लाल फीताशाही है। पहले होता था ना कि फाइलें चलती थी, फाइलें, अब पैसे खिला दिया आपने तो काम बन गया, नहीं तो अटका पड़ा रहता था, ऐसे होता था। बट अब क्या है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट शुरू हो चुका है, जिसमें पहले 40% आप इन्वेस्ट कर पाते थे, बट आप 51 to 100% अब आप इन्वेस्ट कर सकते हो बिना किसी प्रतिबंध के। सो फॉरेन विदेशी निवेश से होता क्या है कि विदेशी जो बाहर की मुद्रा है वो भारत में आई है, यहाँ पे काम किया है, और जिसकी वजह से विकास हुआ है, क्योंकि विदेशी जो निवेश होता है वो एक तरीके से ना कोई नई चीज की शुरुआत करता है और फिर भारत के लोगों को भी काम मिलता है। कोई कंपनी मान लीजिए आई है, वो कंपनी यहाँ पे खोलना चाहते हैं, तो फिर एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा। तो 40% के बजाय बोल दिया कि 51 से 100% तक आप जो है इन्वेस्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो वही लिखा है, टू इंक्रीज इक्विटी लिमिट टू एफआई, और एफआई का मतलब है फॉरेन इन्वेस्टमेंट, और बाकी जो फीमा है दैट इज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ये जो फेमा है ये भी आया था, फीमा या जो भी आप बोलेंगे, एफईएमए, तो ये फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट भी आया था कि आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट ये सब चीजें कर सकते हैं। फिर आता है लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी, कोई नियंत्रण नहीं रहेगा, कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा, मतलब आप फ्री ट्रेड करिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करिए, खुली प्रतियोगिता को प्रोत्साहन मिला है कि अगर आपको इंडियन इकोनॉमी को अच्छा बनाना है तो आप लोग भी अपना सामान बना करके भेज सकते हो, बेच सकते हो मार्केट में, और जो भी उसकी फॉर्मेलिटीज होगी वो पूरी करने के बाद आप जहाँ तक ट्रेड कर सकते हो, कोई नियंत्रण नहीं है। आज तो वैसे भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ चुके हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हैं बिक भी रहे हैं। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे थे जो 5 साल पहले न्यू आए थे और अब देखो कितना ज़्यादा चल रहे हैं, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, राइट? तो ये भी चीज़ बड़ी है कि आप आराम से वो कर सकते हो, क्या एक इंपोर्ट कर सकते हो, मंगा भी सकते हो प्रोडक्ट्स को और बेच भी सकते हो। फिर आता है पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी, पाउंड और डॉलर खरीदना व बेचना बाजार कीमत पर आसान हो गया, जैसे मान लीजिए आप खरीद भी सकते हैं, यहाँ पे लिखा था पाउंड और डॉलर स्टर्लिंग, ये जो है वो आप बाजार की कीमत पे खरीद भी सकते हो, ये वाली मुद्रा, ये वाली करेंसी खरीद भी सकते हो, बेच भी सकते हो। ऑल्सो आप इंडियन करेंसी के साथ भी ऐसा कर सकते हो। इसका रीजन मैं बताती हूँ। पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी का मतलब ये है, एक तरीके से एक्सचेंज है कि हम क्या करते हैं ना, पैसा एक्सचेंज कर लेते हैं ना, करेंसी एक्सचेंज करते हैं, तो ये वैसा ही है, पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी है। जैसे मान लीजिए धन राशि घर खर्च के लिए, मान लीजिए एक बच्चा है, वो किसी फॉरेन कंट्री में रहता है, मैं एफसी लिख रही हूँ, फॉरेन कंट्री में रहता है, वहाँ पे काम करता है। अब उसको जब सैलरी मिलती है तो वो कुछ पैसा जो है, ये पैसा है, ठीक है, ये मान लीजिए कुछ पैसा, चाहे वो डॉलर में हो, किसी भी उसमें हो, वो पैसा ये अपने घर भेजता है जो भारत में है या कहीं और जगह पर है। तो हम तो डॉलर का इस्तेमाल भारत में नहीं करते ना, कि मैं अगर सब्जी मंडी जाऊँ और डॉलर दे दूँ, ऐसा नहीं है, तो मुझे उसे चेंज करवाना पड़ेगा। सो दैट इज पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी, की जो राशि आपको मिली है अपने बच्चों से या फिर किसी मतलब जो वहाँ पे काम कर रहे थे उसने घर पे पैसे भेजे हैं, तो वो धनराशि आप एक्सचेंज करा के यूज कर सकते हैं। और वस्तु और सेवा का भी निर्यात कर सकते हैं, आयात मतलब मंगवाना और निर्यात मतलब भेजना, तो ये सब कर सकते हैं। पर मैं तो कहूँगी कि आप इस टॉपिक को समझ लो, पर मुझे लगता नहीं कि लिखने की जरूरत है, पर अगर आ जाए तो आपके पास ये है ही टॉपिक, आप आराम से लिख सकते हो उसको। हाँ, तो ये 3-4 स्लाइड्स और है, फिर हम इसका रिवीजन कर सकते हैं आराम से, ठीक है? एक सेकंड। हाँ, हायर एजुकेशन एंड ग्लोबलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अगर मान लीजिए हम हायर एजुकेशन कर लें,
चाहे आप भारत से करो, चाहे आप भारत की बाहर की कंट्री से करो, अगर आप हायर एजुकेशन कर लेते हैं, अगर आप उच्च शिक्षा ले लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, तो उसका क्या असर पड़ेगा। देखो, अगर आप हायर एजुकेशन लेते हैं, देखो 12th तक तो पढ़ना है ही, लेकिन हायर एजुकेशन का मतलब है अंडर ग्रेड का मतलब है अंडर ग्रेजुएशन करते हैं अगर आप, जिसको हम कहते हैं ना, मतलब कॉलेज करना 1st to 3rd ईयर तक, या फिर जो भी कोर्सेज होते हैं। उसके बाद एक होता है पोस्ट ग्रेड मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन। तो ये हायर एजुकेशन अगर आप कर रहे हैं तो उससे होगा क्या, इससे फायदा क्या होगा, इससे व्यवसायीकरण होगा। व्यवसायीकरण का मतलब होता है कि आप अब अपनी इस डिग्री को चैनलाइज कर सकते हो, आप इसको यूज कर सकते हो पैसा कमाने के लिए। ठीक है, आपने कोई डिग्री करी, आपने कोई कोर्स किया, अब आप उससे कोई आप जॉब ले सकते हो, उसका वोकेशनलाइजेशन हो सकता है। वोकेशनल का मतलब ही होता है जिससे व्यवसाय आप स्टार्ट कर सको, जिससे आपको पैसा मिल सके, आप थोड़ा मनी कमा सको, आपका लाइवलीहुड बन सके, तो आप उसको व्यवसायीकृत भी कर सकते हो। तो वोकेशनलाइजेशन ये होता है व्यवसायीकरण की, थोड़ा बहुत पैसा भी आप उससे कमा सको अपनी डिग्री से। मतलब ऐसे डिग्री का मतलब है वो चीज पढ़ के अच्छे से कहीं पे जॉब करके व्यवसायीकरण हो जाएगा। हायर एजुकेशन आपको जागरूकता प्रोवाइड करता है, यानी कि आपको अवेयर रखता है, आपके व्यक्तित्व का विकास करता है। इंटरनेशनल सद्भावना का मतलब है अंतर्राष्ट्रीय तौर पे आपके अंदर सद्भावना आती है कि यदि आप बाहर पढ़ने जाते हैं, या चलिए ना भी जाते हो, तो भी आपको वर्ल्ड लेवल पे हो सकता है कुछ ऐसे कोर्स करके आप बाहर ही निकल जाएं। तो इंटरनेशनल सद्भावना बढ़ेगी, आपकी इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग होगी। प्रोग्रेस कर पाएंगे कैसे, सामाजिक तौर पर भी प्रोग्रेस कर पाएंगे अच्छे से, इकोनॉमिक तौर पर भी प्रोग्रेस कर पाएंगे। इकोनॉमिक तौर पे कैसे, आपको पैसा मिल सकता है, आपने वो कोर्स किया, आपने पढ़ाई करी बहुत अच्छे से, उसके बाद आपने अपना कॉलेज किया, मतलब सारा चीज़ें करी, उसके बाद कहीं जॉब लिया, तो इकोनॉमिक वेलबींग बढ़ेगा आपका, आपको पैसा मिलेगा, आप कमा पाओगे। सोशल मतलब समाज में आपकी जो इज्जत है वो भी अच्छी होगी, तो प्रोग्रेस होगा। ह्यूमन रिसोर्स मतलब हम अपने रिसोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम एक ऐसे इंसान है जो पढ़ लिख करके, जो एजुकेट होकर के अब एक रिसोर्स हैं, मतलब जिसको हम कहते हैं ना रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स का मतलब है हम वो लोग हैं जो आगे और चीज़ों को पॉसिबल बनाएंगे, राइट। और चीज़ों को पॉसिबल बनाएंगे मतलब हमारे बिना प्रकृति की कोई भी चीज़ यूज अपने आप नहीं हो सकती। ठीक है, हमारे बिना अगर हम नहीं होते, ह्यूमंस नहीं होते, तो कोल कौन निकालता, पेट्रोल कौन निकालता। तो अगर हम अच्छा पढ़ेंगे, अच्छा हायर एजुकेशन लेंगे, तो हम एज अ रिसोर्स काम करेंगे अपने देश के लिए। प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ नॉलेज, अब देखो यहाँ से बुक के कुछ पॉइंट्स बने हुए थे, और ये है वो बुक के पॉइंट्स। ठीक है, यहाँ पर मतलब वो भी बुक के पॉइंट्स ही हैं, बट ये थोड़ा ब्रॉड वे में बने हुए थे कि अगर आप हायर एजुकेशन कर लेते हैं तो ग्लोबलाइजेशन का उस पे क्या, मतलब ग्लोबलाइजेशन का हायर एजुकेशन पे क्या असर पड़ता है। पहली बात तो अगर आप हायर एजुकेशन करते हैं तो आपको नॉलेज मिल जाती है, प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ नॉलेज। आप अगर पढ़ाई करते हो, हायर एजुकेशन लेते हो, तो आपको इन्फॉर्मेशन तो मिलेगी, सूचना तो मिलेगी, आपकी नॉलेज बेस इंक्रीज होगा। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, आप टेक्नोलॉजी का ज्यादा अच्छा इस्तेमाल कर पाओगे। वर्ल्ड सिटीजनशिप, यानी कि आप अपने आप को सिर्फ एक देश के नहीं, अब आप अपने आप को पूरे वर्ल्ड के नागरिक मानोगे, और आपके अंदर बहुत सारी सद्भावना चीजें वगैरह आएंगी, जैसे कि सहनशीलता आएगी। ठीक है, कि कितना देर तक काम चलेगा, बाय गॉड मैं तो परेशान हो गई हूँ। कोशिश करूंगी कि वॉइस जो नॉइज है वो रिड्यूस हो सके, जितना हो सके मैं कोशिश करूंगी, बट यहाँ पे बहुत ज्यादा आवाज आ रही है। सो वर्ल्ड सिटीजनशिप का मतलब ये है यहाँ पे कि नागरिक आप केवल एक देश के नहीं होंगे, आप पूरे कंट्री मतलब पूरे वर्ल्ड के आप जो है नागरिक होंगे। सो वर्ल्ड सिटीजनशिप मिलेगा आपको। एंड इसके अलावा और क्या बता रही थी मैं, हाँ, अब आपके अंदर सहनशीलता आ जाएगी, आपके अंदर देशभक्ति भी होगी, पूरे देश का नागरिक बनने की चाह भी होगी, एक तरीके से वर्ल्ड सिटीजनशिप होगी। आप फ्रेंडली हो जाएंगे, आप और देश के लेवल पे सोचेंगे, आप इन्वायरमेंट के बारे में सोचेंगे, सबसे इंपॉर्टेंटली किसके बारे में सोचेंगे, इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण के बारे में भी आप सोचेंगे। डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी कि चलो देश में क्या हो रहा है, क्या नया चल रहा है, क्या नया आविष्कार हुआ है। आपकी करेक्टर का फॉर्मेशन भी होगा यदि आप हायर एजुकेशन लेंगे तो, क्योंकि वो और निखर करके आएगा। देखो बेसिक एजुकेशन तो सबको चाहिए, पर अगर आपको और ज़्यादा कैरेक्टर बिल्डअप करना है तो हायर एजुकेशन ज़रूरी है। आपके ह्यूमन वैल्यूज़ का, आपके अंदर जो नैतिकता है उसका भी विकास होगा, क्योंकि हायर एजुकेशन भी हमको डिसिप्लिन सिखाती है, नैतिकता सिखाती है, दूसरों से अच्छे से बात करना सिखाती है, और आपकी नॉलेज का भी एक्सचेंज होगा। यानी कि आप यही अपना हायर एजुकेशन पढ़ करके आप किसी और को भी सिखा सकते हो, या फिर बाहर की इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है। तो ग्लोबलाइजेशन में बाहर की जो इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है, वो भारत में आ रही है और भारत की बाहर भी जा रही है। तो ऐसा सब कुछ चल रहा है। फिर आता है ग्लोबलाइजेशन ऑफ करिकुलम। देखो, अब ग्लोबलाइजेशन का असर हर जगह पे पड़ेगा, ग्लोबलाइजेशन का असर एजुकेशन पे पड़ेगा, ग्लोबलाइजेशन का असर अभी इकोनॉमी पे देखा हमने, और हमारी करिकुलम पर भी पड़ेगा। करिकुलम का मतलब होता है पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम, ठीक है, ये पाठ्यक्रम लिखा है मैंने। पाठ्यक्रम यहाँ पे लिखा है ग्लोबलाइजेशन ऑफ करिकुलम, यानी कि करिकुलम पर भी
वैश्वीकरण का असर पड़ रहा है। कैसे? आपके करिकुलम में बहुत सारी चीज़ें जुड़ रही हैं। पहले तो होता था चलो मैथ्स पढ़ लिया, इंग्लिश पढ़ लिया या और जो बाकी सब्जेक्ट्स होते थे वो पढ़ लिए, बट आज आप हेल्थ और मेडिसिन भी पढ़ोगे, पहले भी पढ़ते थे, पर आज आप हेल्थ एंड मेडिसिन पढ़ोगे, यानी कि हेल्थ के बारे में, मेडिसिन के बारे में ये सब पढ़ोगे। टेक्निक्स बेस्ड ऑन लाइफ साइंस पे बेस्ड टेक्निक्स, लाइफ साइंस से बेस्ड टेक्निक मतलब जो जीव विज्ञान होता है उसके ऊपर बहुत सारी टेक्निक्स। आप इन्वायरमेंट के बारे में सीखोगे चीज़ें, ठीक है, आप कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में सीखोगे, मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में सीखोगे, आप स्पेस टेक्नोलॉजी सीख सकते हो, सोशल एंड कल्चरल स्टडीज, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, वर्केबल टेक एंड इक्विपमेंट। सो बेसिकली आपके करिकुलम ना बहुत वास्ट और बहुत विविध होता जा रहा है। यहाँ पे लिखा है ना विस्तृत एंड विस्तृत पाठ्यक्रम है आपका, यानी कि आपका पाठ्यक्रम जो है बड़ा होता जा रहा है, विस्तृत होता जा रहा है। अब आपको डेप्थ वाली अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, आपके पाठ्यक्रम में डाइवर्सिटी मिलेगी, मतलब वही पुराने जो कन्वेक्शनल आपके सब्जेक्ट्स होते थे केवल वही नहीं है। अब आप मेडिसिन की लाइन में भी बहुत अच्छा कर सकते हो, हेल्थ के बारे में, मेडिसिन के बारे में समझ के, टेक्निक ऑन लाइफ साइंस, जीव विज्ञान के बारे में आप पढ़ाई कर सकते हो। उसके बाद अपना कोई भी रिसर्च करना चाहो तो वो कर सकते हो। हायर एजुकेशन का यही तो फायदा कि आप रिसर्च कर सकते हो, राइट। इट एनकरेजेस यू टू रिसर्च ऑन सम टॉपिक्स, ये एनकरेज करती है आपको कि आप टॉपिक्स पे रिसर्च करिए। इन्वायरमेंट के बारे में आप चीज़ों पे रिसर्च कर सकते हैं, कैसे हम अपने जो पोल्यूशन है उसे कम किया जा सकता है, कम्युनिकेशन सिस्टम को कैसे अच्छा किया जा सकता है और कैसे इन्हांस किया जा सकता है, इस बारे में पढ़ सकते हो। मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा टॉपिक है, और पॉलिटिकल साइंस के अंदर जो एक वो आता था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें मैनेजमेंट करके भी चैप्टर हुआ करता था, तो आप इसके बारे में पढ़ोगे। और ये मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा है और अंडर ग्रेजुएशन में पढ़ा है मैनेजमेंट सिस्टम, तो इसके बारे में काफ़ी कुछ नॉलेज आपकी बन सकती है और आप फिर इसी चीज़ में कुछ अच्छा कर सकते हो। स्पेस टेक्नोलॉजी है, आप इसके बारे में कुछ अच्छा पढ़ सकते हो। सोशल एंड कल्चरल स्टडीज़, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, वर्केबल टेक एंड इक्विपमेंट, कि आप कौन कौन से इक्विपमेंट इस्तेमाल कर सकते हो, या आगे आने वाले समय में फ्यूचर में कौन कौन से और इक्विपमेंट्स आएंगे। तो ये सब आपके करिकुलम में ऐड हुआ है, जिससे आपको वही बेसिक कन्वेंशनल सब्जेक्ट्स ही नहीं बल्कि और एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स जो अच्छे न्यू सब्जेक्ट्स हैं आपको वो पढ़ने को मिले हैं। जैसे इससे पहले आई थिंक 1951 में अमेरिका में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं रॉन्ग भी हो सकती हूँ, मुझे अभी डेटा याद नहीं, बट 1951 था जब शायद अमेरिका में MBA आया था, राइट। उससे पहले MBA का कोई नामो निशान नहीं था और भारत में भी नहीं था। सो बेसिकली नई चीज़ आई है ना, नई चीज़ आई तो करिकुलम बड़ा है, फिर आज बहुत सारे बच्चे जो हैं BBA MBA करते हैं। सो वैसे ही पहले के टाइम पे बायोटेक्नोलॉजी जैसा कुछ था नहीं, बायोटेक्नोलॉजी जैसा कोई चीज़ इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, इवन साइकोलॉजी जैसा भी कोई जो सब्जेक्ट है वो इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, बट वो भी इंट्रोड्यूस किया गया। कभी बहुत पहले नहीं होगा, सिर्फ मैथ्स एंड साइंस ही पढ़ते थे या फिर जो लैंग्वेजेस है वो पढ़ते थे, बट आज आपका करिकुलम इन्हांस हुआ है। दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ये ग्लोबलाइजेशन के आने की वजह से स्कोप बढ़ा है पढ़ाई का। अब आपका पाठ्यक्रम और विस्तृत हो चुका है, यानी कि और बड़ा हो चुका है आपका पाठ्यक्रम, और इन डेप्थ नॉलेज देता है आपको, गहन अध्ययन आप इसमें कर सकते हो। आपको ये विविधता प्रोवाइड करता है, डाइवर्सिटी देता है, एक्सपीरियंस अच्छा देता है। आप विशेषज्ञ यानी कि जो आपके एक्सपर्ट्स होते हैं आप उनसे भी पढ़ सकते हो, और आपका स्किल भी इन्हांस होता है। ये नया करिकुलम है। फिर लास्ट है जो इस टॉपिक, ये जो टॉपिक है ना, मतलब ये जो टॉपिक अभी हम पढ़ रहे थे इसका लास्ट यही है, उसके बाद से एक नया टॉपिक शुरू हो रहा है, एंड दैट टॉपिक इज एजुकेशन फॉर टेक्नोलॉजिकल एम्पावरमेंट। कि आपको टेक्नोलॉजिकल एम्पावरमेंट कैसे करोगे, ठीक है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, बट उससे पहले हम ये खत्म कर लेते हैं। अब देखो मेथड्स ऑफ टीचिंग, जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन आया है टीचिंग के मेथड्स में चेंज आए हैं। पहले हम कन्वेक्शनल मेथड के थ्रू पढ़ते थे, यानी कि एक टीचर है, जैसे ये एक टीचर है, ठीक है, और उसके ही सामने बहुत सारे बच्चे हैं, ऐसे करके फेस टू फेस पढ़ते थे। पर आज आप देख लो, आज आप कहाँ हो और मैं कहाँ हूँ, पर फिर भी हम साथ में पढ़ाई कर रहे हैं ना। सो ये कन्वेक्शनल मेथड के बजाय न्यू मेथड्स आए हैं, यानी कि अब फेस टू फेस टीचिंग के बजाय अब आप और भी चीज़ों को इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे फोटो लगाना चाहूँ किसी चीज़ की तो फोटो लगा सकती हूँ। जैसे मान लो मेरे दिमाग में भी केक आ रहा है, मैं केक का टॉपिक पढ़ा रही हूँ, मैं शेयर बता रही हूँ आपको कि एक जो केक है वो कैसे कैसे डिवाइड होगा, कैसे हम डिवाइड कर सकते हैं। एक बड़ा सा केक है तो उसको 4 पीस में डिवाइड करना है, तो सबके हिस्से में कितना कितना पीस आएगा, तो सबके हिस्से में इतना ही आएगा फ्रैक्शन के तौर पे देखा जाए। सो बेसिकली यहाँ पे मैं केक की फोटो लगा सकती हूँ, तो थोड़ा सा और एनहांस्ड हो जाएगा। अब अगर आप स्कूल में पढ़ेंगे तो वो फोटो आप अपने सामने भी देख सकते हैं, या तो हो सकता है टीचर वो फोटो आपको ना भी दिखाए। तो और पहले के टाइम पे टीचर सेंटर्ड मेथड हुआ करते थे। टीचर सेंटर का मतलब है कि टीचर ने पढ़ा दिया, टीचर इज द सोर्स ऑफ नॉलेज, टीचर के पास ही सारी सोर्स है, सारी नॉलेज है। बच्चे कुछ नहीं है, बच्चों को कुछ समझते नहीं है, वो बस ऐसे हैं कि जिनको रटवा दो, है ना। इसमें एक हमने टॉपिक पे पढ़ा था ना, रटना और ठूसना वाला प्रवृत्ति जो है चलता था। बट आज लर्नर सेंटर्ड है, लेट लर्नर्स और लेट स्टूडेंट्स डिस्कवर देयर ओन नॉलेज, क्योंकि अब वो खुद अपनी नॉलेज को डिस्कवर करेंगे। ये न्यू मेथड्स हैं, और ये किसकी वजह से हुआ है, ग्लोबलाइजेशन की वजह
से, और कुछ ऐसे भी मेथड्स हैं जो हम बच्चों के साथ यूज़ करते हैं जो रिसर्च बेस्ड होते हैं। यानी कि आप पहले रिसर्च करेंगे, उसी के बाद आप इसका इस्तेमाल करेंगे। रिसर्च का मतलब है कि पहले आपने रिसर्च करा कि अच्छा ये जो मेथड है ये किन-किन बच्चों के ऊपर लागू होता है, उसके बाद ये अच्छा रिजल्ट दे रहा है, नहीं दे रहा है, फिर हमको मिलता है। तो ग्लोबलाइज़ेशन की वजह से हम बाहर जो टीचर्स ने कोई मेथड यूज़ किया होगा उसको हम अपने यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, भारत के बच्चों के साथ भी उन यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं। फिर इससे डिसिप्लिन भी बढ़ा है, यानी कि इसने हायर एजुकेशन ने ग्लोबलाइजेशन की वजह से डिसिप्लिन बढ़ा है, टीचर और स्टूडेंट के बीच में अच्छे रिलेशंस हुए हैं, टीचर जो है बच्चों को न्यू नॉलेज देने के लिए हमेशा रेडी रहता है, लेकिन बच्चे भी उतने ही अच्छे से तत्पर होकर के न्यू नॉलेज को, नई जो नॉलेज है उसे ग्रहण करें, ये भी बहुत ज़रूरी है। फिर आता है ऑब्जर्वेशन, यानी कि इवैल्यूएट करो न्यू नॉलेज को, कोई भी नॉलेज को ऐसे ही मत अपने अंदर समाहित कर लो, ऐसे ही मत एसिमुलेट कर लो, यानी कि ऐसी कोई भी नॉलेज मत ले लो। अगर उसमें कोई कमी है तो उसको सुधार करके आगे बढ़ाओ और इवैल्यूएट करो न्यू नॉलेज को। और इस ग्लोबलाइजेशन के उसके अंदर टीचर का रोल क्या होता है? सो टीचर का रोल है जागरूक रहना, सचेत रहना, यानी कि अवेयर रहना, सचेत रहना, केयरफुल रहना। उसको इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। टीचर शुड हैव इन डेप्थ नॉलेज ऑफ देयर सब्जेक्ट मैटर, जो भी उनका सब्जेक्ट मैटर है उनके पास उसकी नॉलेज होनी चाहिए, बहुत अच्छे से स्कॉलर होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि अपनी नॉलेज को रिफाइन करते रहना चाहिए। और पढ़ने को, ये बहुत अच्छा लिखा था, पढ़ने को धर्म माने न कि व्यवसाय। मतलब आप पढ़ाई को ना व्यवसाय के साथ मत जोड़ो कि मैं टीचर बनूंगा सो दैट आई कुड अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, या मुझे अच्छा अमाउंट मिलेगा, पैसे मैं अच्छा कमा पाऊंगा, सो दैट मैं ये वाला ऑक्यूपेशन ले लेती हूँ, या फिर मैं घर जल्दी आ जाऊंगी इसलिए मैं ऑक्यूपेशन ले लेती हूँ। नहीं, आप इसको धर्म मानो। धर्म का मतलब है कि आपके अंदर ये लालसा होनी चाहिए कि हाँ, आपके अंदर वो पैशन होना चाहिए, पैशनेटली आप वो काम करो। बाकी व्यवसाय मतलब पैसा तो ज़रूरी है ही, बट उसकी बजाय आपका धर्म भी पहले होना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी हो, यानी कि लचीला हो, टीचर लचीला होना चाहिए। कहने का मतलब फ्लेक्सिबिलिटी नॉट इन टर्म्स ऑफ बॉडी बट इन टर्म्स ऑफ कि बच्चों को क्या पढ़ाना है। ज़रूरी नहीं कि हमेशा मोनोटोनसली आप एक ही चीज़ जो है वही अपना लेक्चर बुक से खोल करके वो लेक्चर पढ़ाया जा रहे हो। आप लचीले हो जाओ, कहने का मतलब है थोड़ा सा एक्टिविटीज़ करवा दो, कभी फील्ड ट्रिप पे ले जाओ, ऐसे होने चाहिए। और आप मॉडर्निटी को आप लेकर आओ, मतलब आधुनिकता के साथ चलो, समय के चेंज होने के साथ साथ चलो। थोड़े से लिबरल हो जाओ, नए मेथड्स ऑफ टीचिंग का इस्तेमाल करो, जो मैंने अभी आपको बताया कि आप नए मेथड्स, डिस्कवरी मेथड एक अच्छा मेथड है। डिस्कवरी, बच्चे को डिस्कवरी करने दो, खुद नॉलेज ढूंढने दो। पियाजे भी यही कहते हैं कि बच्चे जो हैं लिटिल साइंटिस्ट, यानी कि नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। सो लेट देम डिस्कवर देयर ओन नॉलेज। आप उनके सराउंडिंग्स, लेट देम एक्सप्लोर, मीन्स लेट देम एक्सप्लोर, की नॉलेज को आप एक्सप्लोर करो ज़्यादा से ज़्यादा। न्यू मेथड का यूज़ करो, आप डिस्कवरी मेथड का यूज़ कर सकते हो। आप उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड दे सकते हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग की सॉल्व कीजिए प्रॉब्लम्स एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई कि क्या पॉसिबल चीज़ें हो सकती हैं, कैसे आप अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे, ऐसी चीज़ें आप कर सकते हो। नाउ लेट्स रिवाइज, और ये वाला काम है। हाँ, सो लेट्स रिवाइज दिस टॉपिक, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ये हम रिवाइज करते हैं और एक पूरा होल पिक्चर हमारे सामने कंप्लीट हो जाएगा। और इसके ऊपर से ज़रूर क्वेश्चन आएगा, इसलिए इसको तो करके जाना है, ठीक है। चलो इसको रिवीजन मोड पे डालते हैं। ओके, सो फटाफट रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं सारी चीज़ें। तो हमने न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पढ़े थे, ठीक है। न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में हमने क्या पढ़ा था कि इकोनॉमी में, यानी कि अर्थव्यवस्था के अंदर सुधार होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और इसका एजुकेशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है ये ज़रूरी है। इसमें हमने एलपीजी का पॉलिसी पढ़ा था, और एलपीजी का मतलब होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। और इसमें आप लोग को ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि जो आपका लिबरलाइजेशन है उसका मतलब उदारीकरण होता है, जिसका मतलब मैंने क्या बताया था कि आप थोड़े से लीनियंट हो जाते हो, थोड़े से आप उदार हो जाते हो, और आप अपने देश के जो गेट है, गेटवेज है, उनको खोल देते हो, द्वारों को खोल देते हो, सो दैट आप ट्रेड कर सको, थोड़ा सो दैट आप व्यापार कर सको। और ग्लोबलाइजेशन में हमने क्या पढ़ा था कि वैश्वीकरण होता है, और उसी वैश्वीकरण के अंदर आप मतलब आप फ्लो करते हो, यानी कि फ्लो होता है आइडियाज़ का, आपके विचार एक जगह से दूसरे पे जाते हैं, आपके जो लोग होते हैं जो एक जगह से दूसरे पे जाते हैं, सामान एक जगह से दूसरे पर जाता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। सर्विसेज, यानी कि जो सर्विसेज होती है, सर्विसेज को क्या कहते हैं हम लोग, जो सेवाएं होती है वो एक जगह से दूसरे पर जाती हैं, ये होता है ग्लोबलाइजेशन के अंदर। और प्राइवेटाइजेशन मतलब जो भी आपके पास जो क्या बोलते हैं, जो इंडिविजुअल हों, ठीक है, जो व्यक्ति
हो, चाहे कोई ग्रुप ऑफ व्यक्ति हों, यानी कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हों, वो मिलकर के प्राइवेट कंपनी चलाते हैं, ये भी आपको अधिकार दिया हुआ है इसके अंतर्गत, ठीक है। सो मेरे ख्याल से ये समझ आ गया होगा। तो हमने पढ़ा कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और हमें भी थोड़ा-सा ट्रेड करना था, हमें भी थोड़ा-सा बाहर के देशों के साथ अपने संबंध अच्छे करने थे, आर्थिक रूप में हमें भी सबल बनना था और विकास करना था अपना, इसलिए ये किया गया। एलपीजी से पहले हमारी जो यहाँ पे वो चलती थी, जो इकोनॉमिक चलता था, इकोनॉमिक पॉलिसी चलती थी, वो एलक्यूपी की थी, यानी कि आपको लाइसेंस लेना होगा, आपको कोटा सिस्टम के आधार पर ही आप सारी चीज़ें करोगे और आपको परमिट लेना पड़ेगा। ये 1991 से पहले था, बट 1991 के बाद ये चेंजेस आए और ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन हम लोग पढ़ ही चुके हैं। फिर आ जाओ, नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था कि कनेक्शन बिटवीन एजुकेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। अगर ग्लोबलाइजेशन आ चुका है, हम लोग बहुत सारे देशों के साथ आज जुड़ चुके हैं, तो उसके ऊपर एजुकेशन पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखो, एजुकेशन भी हमारी जो है वो विकसित होगी, उसके अंदर भी हम आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ कर पाएंगे। देश भर में हम अपना जो सामान है वो बना करके भेज सकते हैं, मतलब एक अपने देश का सामान या देश का जो ब्रांड होता है वो हम बाहर बेच सकते हैं, चाहे तो इंटरनेशनल मार्केट में, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट या बाजारों में बेच सकते हैं। इससे एक्सपोर्ट बढ़ा है, यानी कि हम लोग बहुत अच्छी चीज़ें बेच सकते हैं, कंपटीशन बढ़ा है, क्योंकि यही समय की मांग है। और एलपीजी में जी मैंने आपको बताया था, ग्लोबलाइजेशन दैट इज बियॉन्ड द बाउंड्रीज, यानी कि जब आप अपनी सीमाओं के बाहर जाते हो, और जैसे लोग अपनी सीमाओं के बाहर, देश से बाहर जाते हैं, भारत से बाहर जाते हैं, किसी दूसरे देश में बसने के लिए जाते हैं, एजुकेशन के लिए जाते हैं, चाहे काम करने के लिए जाते हो, इन सब के लिए जाते हैं। और एल यहाँ पे जो लिबरलाइजेशन, उसका मतलब है सहनशीलता और उदारता। थोड़ा सा आपको उदार होना पड़ेगा, थोड़ा सा लीनियंट होना पड़ेगा। और प्री मतलब प्राइवेटाइजेशन, इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल काम करते हैं, लेकिन ये काम लीगल होने चाहिए, संवैधानिक नियमों के बाहर नहीं होने चाहिए। उद्योग, इंडस्ट्री, शिक्षा, कंपटीशन, ये सब कुछ है इसके अंदर के, मतलब इसके आने की वजह से, ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमें आईसीटी मिला है, हमें टेक्नोलॉजी मिली है, टेक्नोलॉजी यानी कि ये टेक जो है वो मिला है, जिसकी वजह से हम एजुकेशन में भी यूज़ कर रहे हैं उसको, उद्योगों यानी कि इंडस्ट्री में भी, शिक्षा में भी, कंपटीशन भी बढ़ा है, इन सब में यूज़ करें। पर प्रॉब्लम हमें ये देखने को मिलती है कि सरकार के पास बहुत सारा काम है करने के लिए, तो कई बार शिक्षा से रिलेटेड या फिर अन्य रिलेटेड कामों में देरी हो जाती है, क्योंकि सरकार और भी चीज़ों में व्यस्त है, ठीक है, और भी चीज़ें उनको देखनी पड़ती है, इसलिए। फिर मैंने बताया था ये तो करने की वैसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लो कि आपकी ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंडिया पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो देखो, ग्लोबलाइजेशन आने की वजह से हमने फॉरेन इन्वेस्टमेंट चालू किया है कि आप लोग, मतलब जो फॉरेन कंट्रीज़ के जो कंपनीज़ है वो यहाँ पर आकर के फॉरेन इन्वेस्ट कर सकती है, आप इन्वेस्ट भी कर सकते हो। और इन्वेस्टमेंट जो है वो पहले 40% हुआ करती थी, अभी 51 to 100% तक हो गई है कि आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट करने दो। और इसमें ये होता है, एक एक्ट है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है ये। और इससे क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हो बिना किसी प्रतिबंध के, कोई दिक्कत नहीं है, प्रतिबंध नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई लाल फीता शाही, यानी कि बहुत सारे आपको फाइल्स से गुजरना नहीं पड़ेगा, अब चीज़ें सारी आसान हो गई हैं। और लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी, आप ट्रेड करो जितना अच्छा हो सके, कोई नियंत्रण नहीं है, प्रतिबंध नहीं है, फ्री ट्रेड करो, इंपोर्ट करो, मंगा भी सकते हो, एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, लेकिन सब कुछ एक लीगल सिस्टम के तहत होना चाहिए। खुली प्रतियोगिता को प्रोत्साहन मिलता है। इस खुली प्रतियोगिता मतलब आपको कंपटीशन है, आप उसमें पार्टिसिपेट करो, बिल्कुल अपना अच्छा प्रोडक्ट बना करके बेचो। जैसे मैंने बताया था ना, वो प्रोडक्ट के बारे में काम किया, ये रहा, इसके बारे में मैं आपको बता रही थी। अभी मैंने इसका अनबॉक्सिंग नहीं किया, इसको खोला नहीं है, बट ये मैककेफन करके है ना, ये वाला भी आपको दिख नहीं रहा होगा, बट ये ऐसा कुछ है मैककेफन करके। सो बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये था कि ये भी कंपनी है, और मैंने अभी भी चेक नहीं किया कि ये भारत की कंपनी है या बाहर देश की कंपनी है, मैंने चेक नहीं किया, बट करके मैं आपको ज़रूर इस बारे में बताऊंगी कि ये भी एक तरीके से है कि आप इसका भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है। अगर बाहर के देशों का है तो आप भारत में मंगा सकते हो, अगर भारत का है तो ये बाहर के देशों में भी जा सकता है, ये भी प्रतिस्पर्धा कर सकता है, अपना अच्छा प्रोडक्ट बना सकता है। और इसके अलावा पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी का मतलब है आप अपनी करेंसी को चेंज करा सकते हैं, आप करेंसी को बेच भी सकते हैं, खरीद भी सकते हैं, बाजार कीमतों पर खरीदना पड़ेगा। जैसे आप बाहर जा रहे हो तो अपने इंडियन करेंसी को आप मार्केट की कीमत पे बेचोगे, और वहाँ से जो भी आपका बैंक है उससे आप क्या लोगे, जो बाहर की करेंसी के नोट हैं आप वो ले लोगे, या फिर आप बाहर की करेंसी के नोट आपके पास बच गए हैं तो अब आप उसको इंडियन में कन्वर्ट करा दोगे, तो उसको पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी कहते हैं। ये मोस्टली तब भी होता है, जैसे मान लो बाहर आपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेजा है और उसने, या फिर आपने काम पे भेजा है, बच्चा पढ़ लिख के वहीं पर ही सेटल हो गया है, तो वो भी कुछ
घर पे अपने भेजता है पैसे, तो उसको चेंज कराने का भी ऐसा ही होता है कि धनराशि घर खर्च के लिए भी आप चेंज करा सकते हो। ये सब चीज़ें इसमें पढ़ी थी हमने। फिर हमने पढ़ा था हायर एजुकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये पूरा क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है। एंड हायर एजुकेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, यानी कि जब ग्लोबलाइजेशन आ चुका है हमारे पूरे दुनिया में भर में आ चुका है, वैश्वीकरण हम सब जुड़ चुके हैं, सामान का आदान प्रदान हो रहा है, चीज़ों का आदान प्रदान हो रहा है जिसको हम कहते हैं, विचारों का आदान प्रदान हो रहा है, शिक्षा का नॉलेज का आदान प्रदान हो रहा है, लोगों का आदान प्रदान हो रहा है, टीचर का, एक्सपर्ट्स का, आप उनसे मिल सकते हो, उनसे बात कर सकते हो, उनके जो वो होते नहीं है कॉन्फ्रेंस जो होते हैं वो आप सुन सकते हो और उनसे जुड़ सकते हो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। सो ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से हायर एजुकेशन पे एक अच्छा असर पड़ा है कि हम व्यवसायीकरण कर पा रहे हैं अपनी नॉलेज का, यानी कि उसको हम मतलब उससे हम कुछ कर पा रहे हैं, पैसा कमा पा रहे हैं, हम जागरूक हो रहे हैं, हमारे व्यक्तित्व का विकास हो रहा है, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी हो रहा है, हमारे अंदर इंटरनेशनल सद्भावना आ रही है इस चीज़ को लेकर, हमारी प्रोग्रेस हो रही है सोशली भी, इकोनॉमिकली इसलिए क्योंकि कुछ कोर्स करके हायर एजुकेशन करके लेके हम लोग कुछ इकोनॉमी भी कमा पा रहे हैं, अपना वेलबींग कर पा रहे हैं, सोशली भी समाज में अच्छा खासा हमारा जो डिग्निटी है वो मेंटेन हो रहा है, गरिमा अच्छी हो रही है, मतलब हमारी जो गरिमा है वो अच्छी हो रही है, मतलब हमारी गरिमा बन रही है, डिग्निटी बन रही है, हम एज अ ह्यूमन रिसोर्स बहुत अच्छे से काम आ सकते हैं, मतलब हम यूजफुल हैं एज अ ह्यूमन, हम लोग यूजफुल हो सकते हैं और भी ज़्यादा, क्योंकि हमारे अंदर स्किल्स आ जाएंगे। हमें ये हायर एजुकेशन पढ़ने की वजह से, हायर एजुकेशन करने की वजह से नॉलेज एक्सप्लोजर मिलता है, बहुत ज़्यादा नॉलेज हमको मिलती है, टेक्नोलॉजी से हम जुड़ पाते हैं, हम अपने आप को सिर्फ एक देश के नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के सिटीजन समझ पाते हैं, और फिर वर्ल्ड के लिए, पूरे देश भर में लोगों के लिए भावना आती है, अच्छी भावना आती है, और जैसे हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, एक अच्छा फ्रेंडली नेचर हमारा बन जाता है, और हम इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, इंटरनेशनली आज क्या चल रहा है, क्या सही है क्या गलत है, ये भी हम समझ पाते हैं, हमारा कैरेक्टर का फॉर्मेशन हो पाता है, यानी कि हमारे चरित्र का निर्माण हो पाता है, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़ होती हैं, और नॉलेज भी एक्सचेंज होती है, हमारे ह्यूमन वैल्यूज़, हमारी नैतिकता बनती है, और हमारी नॉलेज भी एक्सचेंज होती है। फिर आता है कि हायर मतलब ग्लोबलाइजेशन के आने की वजह से, जैसे मैंने आपको वो बताया था ना एग्जाम्पल MBA का, ईयर मुझे याद नहीं है, लेकिन उससे पहले जब MBA नहीं आया था, इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था एज अ सब्जेक्ट, तो उससे पहले वो एज अ सब्जेक्ट था नहीं, लेकिन मतलब वो एज अ सब्जेक्ट था नहीं, उसको कोई पढ़ता नहीं था, लेकिन जब वो आ गया तो देखो वो भारत में भी बहुत ज़्यादा आज उसका फैल चुका है कि आज बहुत सारे बच्चे MBA कर रहे हैं। सो करिकुलम अच्छा हुआ है, एनरिच हुआ है, तो करिकुलम को एनरिच करता है, हम हेल्थ और मेडिसिन के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में, लाइफ साइंस के बारे में, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट सिस्टम, स्पेस के बारे में, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, सोशो कल्चरल स्टडीज़, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, और ये बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, यानी कि हमारा जो अब जो वो है, हाँ ओके, हमारा जो वो है क्या बोलते हैं उसको, एजुकेशन है ना, वो केवल कन्वेंशनल सब्जेक्ट, जो परंपरागत सब्जेक्ट है उन्हीं तक ही सीमित नहीं रह गया है, जैसे हमारा पाठ्यक्रम ना थोड़ा विस्तृत हो चुका है, डीपर अंडरस्टैंडिंग हमको मिल रही है, डाइवर्सिटी आ रही है, हमको तरह तरह के सब्जेक्ट्स या कोर्सेज पढ़ने को मिल रहे हैं, एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, विशेषज्ञ से हम सलाह ले सकते हैं, स्किल्स हमारे इन्हांस हो रहे हैं, ये करिकुलम हमारा बहुत अच्छा हो रहा है, एनरिच हो रहा है, इसको कहते हैं एनरिचमेंट ऑफ करिकुलम, एनरिचमेंट ऑफ करिकुलम, हिंदी में देख लेना, हमारा करिकुलम जो है वो एनरिच हुआ है, यानी कि परिपूर्ण हुआ है, आई गेस आप एक बार चेक कर लेना इसको। फिर लास्ट है हमारा ये मेथड्स आपको अच्छे वाले यूज़ करने चाहिए, कहने का मतलब है कि मेथड ऑफ टीचिंग कन्वेंशनल पुराने मेथड्स नहीं होने चाहिए, नए मेथड्स का इस्तेमाल करो। ग्लोबलाइजेशन के तहत हमको बहुत सारे ऐसे मेथड मिले जिनसे बच्चों को पढ़ा सकते हैं, वो मेथड रिसर्च बेस्ड है, पहले अनुसंधान हुआ होगा तभी वो मेथड्स जो हैं आए होंगे, सो दैट हम बच्चों को अच्छे से पढ़ा सके। डिसिप्लिन मेंटेन होना, तालमेल बैठाना बहुत ज़रूरी है, अच्छे रिलेशन होने चाहिए बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर, और दूसरा नई नॉलेज टीचर दे भी सके बच्चों को, और बच्चे उस नई नॉलेज को ग्रहण कर सकें। एंड ऑब्जर्वेशन मतलब आप अपना नया नॉलेज इवैल्यूएट कर सको, अगर उसमें कोई कमी है तो उसको सुधार कर सको, और एक टीचर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो जागरूक होना चाहिए, सचेत होना चाहिए, इन डेप्थ नॉलेज उसमें होनी चाहिए, स्कॉलर होना चाहिए, पढ़ने लिखने वाला होना चाहिए, अपने मेमोरीज को शार्प करने वाला अच्छा होना चाहिए, पढ़ाने को धर्म माने ना कि व्यवसाय, पैसों से ना जोड़े, और फ्लेक्सिबल हो, मॉडर्निटी लिबरल हो, आधुनिक भी होना चाहिए, और नए मेथड्स को इस्तेमाल करने वाला भी होना चाहिए। सो ये था हमारा रिविजन ऑफ दिस टॉपिक, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कैसे भी आ सकता है, ठीक है। फिर आ जाओ एजुकेशन फॉर टेक्नोलॉजी एम्पावरमेंट। देखो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे ये बोली जा रही है, टेक्नोलॉजी एक वर्ड आया है, और दूसरा है एम्पावरमेंट। टेक्नोलॉजी का मतलब है, आज टेक्नोलॉजी का यानी कि तकनीक का युग है,
आज हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो तकनीकों से चलती हैं, इवन ये वीडियो भी जो डली है टेक्नोलॉजी की मदद से डली है, या फिर अगर हम बात करें कि हम जो ई बुक्स का इस्तेमाल कर पा रहे हैं, ई बुक्स का इस्तेमाल कर पा रहे हैं, लाइब्रेरी का इस्तेमाल कर पा रहे हैं, ई लाइब्रेरी का इस्तेमाल कर पा रहे हैं, इतने सारी आपको इन्फॉर्मेशन फटाफट मिल जाती है, किसी से बात करना चाहें फटाफट कॉल करके बात कर सकते हैं। सो ये क्या है, टेक्नोलॉजी है। एंड एम्पावरमेंट का मतलब ये होता है कि इनको यूज़ करना आपको आना चाहिए। एम्पावरमेंट मतलब आपके पास इतनी पावर हो, आप इतने, ऐसा तो नहीं है कि पावरफुल हो, बट आप इतने एम्पावर हो, मतलब इतना सशक्त हो, आप इतने एबल्ड हो कि आपके अंदर एबिलिटी हो टू यूज दैट टेक्नोलॉजी जो आपको दी जा रही है। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट। तो एजुकेशन फॉर टेक्नोलॉजी एम्पावरमेंट का मतलब है तकनीक का इस्तेमाल करना सबको आना चाहिए, और सबको इतना सबल बनाओ, सबको इतना सशक्त बनाओ, एम्पावर्ड बनाओ कि वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सके। ये है इस टॉपिक का नाम, जो कि बहुत आसान टॉपिक है। बिना पढ़े भी जाओगे तो कुछ तो लिख कर आ ही जाओगे। करना कैसे मैं बता देती हूँ। पहली बात तो यहाँ पे लिखा है डेवलप्स यू। टेक्नोलॉजी आपका विकास करती है, आपको विकसित करती है। इंटीग्रेट एजुकेशन टू टेक्नोलॉजी, हमें ना टेक्नोलॉजी को एजुकेशन के साथ इंटीग्रेट करना होगा, मिलाना होगा। यानी कि अगर आप बच्चे को पढ़ा रहे हो ना, तो आप फोटो के माध्यम से पढ़ाओ, कुछ अगर वीडियोस हैं, जिफ्स हैं, तो आप वो दिखा करके पढ़ा दो। तो आपको इंक्लूड करना पड़ेगा एजुकेशन के अंदर टेक्नोलॉजी को। विज्ञान ये होता है, आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि आविष्कार हर दूसरे तीसरे दिन नए नए आविष्कार होते रहते हैं, नई नई फाइंडिंग्स होती रहती है, नए नए रिसर्चेस चलते रहते हैं। तो आपको उनको भी अपने एजुकेशन में इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, उन मेथड्स को इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, इन इक्विपमेंट्स को, इन टूल्स को इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, सो दैट लर्निंग और अच्छी हो सके। सो लेस टाइम, आप कम समय में कम एनर्जी के साथ एफिशिएंटली वर्क कर सकते हो विद दिस टेक्नोलॉजिकल एम्पावरमेंट। तो टेक्नोलॉजी का मतलब है टेक्नोलॉजी का यूज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, टेक्नोलॉजी यूज होना ज़रूरी है। टेक्नोलॉजी के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो लेस एनर्जी के साथ और लेस टाइम के साथ, मतलब कम समय ही लगता है। सिंपल सी बात है, अगर किसी को मैसेज भी करें तो बहुत कम समय लगता है, कम एनर्जी चाहिए होती है, ज़्यादा एनर्जी नहीं लगती। एफिशिएंटली आप आराम से, एफिशिएंटली का हिंदी तो मुझे याद नहीं आ रहा, एफिशिएंटली है ना, एफिशिएंटली का हिंदी एक बार चेक करना पड़ेगा। एफिशिएंटली आप चीज़ों को, यानी कि अपने मैसेजेस को ट्रांसफर कर सकते हो, दे सकते हो, लेस टाइम में आप काम कर सकते हो। और इवन टेक्नोलॉजी का इसलिए भी बहुत ज़रूरी है आपको जानना, क्योंकि एक होती है होम टेक्नोलॉजी, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। होम टेक का मतलब है होम, यानी कि घर के अंदर भी ऐसे बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं जो आप इस्तेमाल करते हो, जो आपका काम आसान बनाते हैं, आपको कम एनर्जी लगती है और कम टाइम में आपका काम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे फॉर एग्जाम्पल माइक्रोवेव हो गया, ठीक है। जैसे माइक्रोवेव ओवन है, उसमें खाना जल्दी से गर्म हो जाता है, अब आपको इतना कुछ झंझट करने की ज़रूरत नहीं है। या फिर टेक्नोलॉजी में आपके पास मिक्सी है, आप वो इस्तेमाल कर सकते हो। तो टेक्नोलॉजी आपके आसपास है, लेस टाइम में, कम समय में, कम एनर्जी के साथ आपको बहुत सारा आउटपुट जो है वो दे सकती है। सो टेक्नोलॉजी मीनिंग क्या है टेक्नोलॉजी का? सो इट मीन्स मेथड। वैसे टेक्नोलॉजी शब्द आया है टेक्निक से, इसका मतलब होता है करने का तरीका, ठीक है। सो इट मीन्स मेथड और टेक्निक, इसका मतलब होता है टेक्निक या फिर मेथड, और इसका मतलब होता है काम करने का तरीका या सोचने का तरीका। वो क्या टेक्निक्स है, वो क्या मेथड है जिनसे आप काम करोगे। सो काम करना, सोचना, तकनीकी विज्ञान आपके पास होना चाहिए, ये टेक्नोलॉजी का इन्फॉर्मेशन है। फिर आता है, मतलब ये डेफिनेशन आपको लिखना पड़ेगा सबसे पहले टेक्नोलॉजी समझाने के लिए। देखो, टेक्नोलॉजी आप एजुकेशन में यूज़ करोगे वो तो बाद में करोगे, उससे पहले आपको टेक्नोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए कि टेक्नोलॉजी जब आ जाती है तो लेस टाइम में, लेस एफर्ट के साथ आप काम कर पाते हो, वो भी एफिशिएंटली, अच्छे से। और आपके पास कुछ टेक्निक्स होते हैं, मतलब जो ये आपका टेक्नोलॉजी है उसके अंदर कुछ ऐसे मेथड्स या टेक्निक होते हैं, तरीके होते हैं, जिनसे कि आप और ज़्यादा विज्ञान से जुड़ सकते हो, अपना काम और आसान कर सकते हो। उसके बाद बताओ, टेक्नोलॉजिकल एम्पावरमेंट का मतलब होता है कि जब आप टेक्नोलॉजी यूज़ करने के लायक हो जाएंगे, इसका मतलब है सशक्त होना, इतना सशक्त होना कि टेक्नोलॉजी को यूज़ कर पाएँ। आज क्यों इतने ज़्यादा जो एज के लोग हो जाते हैं, या फिर हमारे जो, जैसे फॉर एग्जांपल, ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, या फिर ऐसा हमेशा सही, ये बात सही नहीं होगी, बट कुछ हद तक जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं वहाँ पे टेक्नोलॉजी को टीचर्स तक पहुँचाना बहुत मुश्किल है, पहली बात तो। और अगर उन तक पहुँचा भी दिया जाए तो बहुत मुश्किल है कि वो उसको जल्दी से ग्रास्प कर पाए, वो भी वो जो थोड़े से एज पे जा चुके हैं, लाइक 45, 50, 60 अब के आसपास, मतलब 60 तक तो रिटायरमेंट हो जाती है, पर उससे नीचे के उनको थोड़ा सा दिक्कत आता है टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करने में। तो हमें उन्हीं को एम्पावर्ड बनाना है, सिर्फ उन्हीं को नहीं, सभी को, जो भी टेक्नोलॉजी यूज़ कर पाए, मतलब आप उसका पूरा
भरपूर इस्तेमाल कर पाओ। चैट जीपीटी आया है, ऐसे कितने लोग हैं जो जीपीटी का सहारा लेके काम करते हैं। चैट जीपीटी, जीटीपी लिख दिया मैंने, चैट जीपीटी का सहारा लेके काम करते हैं, ऐसे कितने ही लोग हैं। सो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप टेक्नोलॉजी को यूज़ कर पाओ, इतने एम्पावर्ड हो, आपको यूसेज पता होना चाहिए सो दैट प्रभावशाली तरीके से, एफिशिएंटली मतलब प्रभावशाली तरीके से आप उसको यूज़ कर पाओ, आपको बेनिफिट मिले उसका। और उसके बाद आप एजुकेशन बताओगे कि एजुकेशन क्या करता है। मतलब सबसे पहले आपने टेक्नोलॉजी का मीनिंग समझा दिया, एम्पावरमेंट का मीनिंग समझा दिया। टेक्नोलॉजी मतलब तरीका, कोई भी चीज़ करने का, ये आपका मेथड हो सकता है, कोई तरीका, सोचने का तरीका हो सकता है, कुछ करने का तरीका हो सकता है। आप कोई आविष्कार कर सकते हो टेक्नोलॉजी से, तकनीक के इस्तेमाल से। एम्पावरमेंट का मतलब है यूसेज, आप इतने सशक्त हो जाओ, इतने एबल्ड हो जाओ कि आप उसको यूज़ करना आ जाए। और एजुकेशन में इसका यूज़ करने का मतलब ये है कि एजुकेशन से हमको नॉलेज मिलता है, एजुकेशन हमको एफिशिएंटली अगर मिल जाएगा तो हम उसका वेबसाइट रन कर सकते हैं, हम उसको एज यूज़ कर सकते हैं। और एजुकेशन को डिसिमिनेट करने के लिए, उसको बांटने के लिए भी टेक्नोलॉजी चाहिए। तो इसलिए मीनिंग ऑफ एजुकेशन ऐसे लिख दोगे, ठीक है। या उसके बाद आता है रोल ऑफ एजुकेशन इन टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। अब देखो एजुकेशन की क्या ज़रूरत है। अगर हमें अपना टेक्नोलॉजी का विकास करना है, अगर हमें अपनी तकनीक का विकास करना है, तो एजुकेशन का क्या रोल है उसमें। एजुकेशन क्या करेगा। एजुकेशन डेवलप्स इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी। देखो एजुकेट अगर आप हो जाओगे ना, तो आपका डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, आपका बौद्धिक विकास इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आप आराम से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हो। सो एजुकेशन डेवलप्स योर इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी विच लीड्स टू टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और विच लीड्स टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। सो आप टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को अंडरस्टैंड कर पाओगे, समझ पाओगे अगर आप एजुकेटेड होंगे तो। डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी, देखो हर दिन नए आविष्कार हो रहे हैं, हर कुछ नया नया बन रहा है, तो क्रिएटिविटी आएगी। क्रिएटिविटी आएगी तो हो सकता है कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में पहुंच जाओ। चेंजेस द थिंकिंग, टेक्नोलॉजी यानी कि एजुकेशन आपकी टेक्नोलॉजी के प्रति थोड़ी सी थिंकिंग चेंज करता है कि नहीं, अब वो ट्रेडिशनल या वो कन्वेक्शनल परंपरागत मेथड से चीज़ें नहीं करनी है, अब कुछ और तरीके को ऐड करके हमें चीज़ें करनी है। तो चेंज करता है हमारी थिंकिंग को, हमें लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, नई खबर देता है, एनकरेज करता है कि आप टेक्नोलॉजी को यूज़ करो। बहुत सारे लोगों को आज तक टेक्नोलॉजी का यूज़ करना भी नहीं आया है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, टेक्नोलॉजी है उनके पास पर कहते हैं कि नहीं हमें ये समझ नहीं आएगा, पहले से मान लेते हैं कि समझ नहीं आएगा तो फिर नहीं करते उसको यूज़। एजुकेशन एनकरेज करता है कि आप रिसर्च करो, अनुसंधान करो। एजुकेशन प्रिपेयर्स करता है स्किल्ड मैन पावर, यानी कि एजुकेशन अगर आप हो जाओगे तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर पाओगे, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर पाओगे तो आप स्किल्ड बन जाओगे, आप अपना काम एफिशिएंटली, कम एनर्जी के साथ ज़्यादा जल्दी कर पाओगे, आउटपुट भी ज़्यादा मिलेगा। जैसे एक टेक्नोलॉजी गृहिणी से लेकर के एक डॉक्टर तक यूज़ करते हैं, हर कोई टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है, तो आप पीछे क्यों हैं। एजुकेशन एनकरेज करता है रिसर्च को, अगर आप एजुकेटेड होंगे तो आप रिसर्च भी करना चाहोगे, अनुसंधान करना चाहोगे, या फिर अनुसंधान से रिलेटेड पेपर्स या क्या बोलते हैं पेपर्स, या फिर जो एक होते हैं ना कुछ ब्लॉग्स वगैरह कुछ होते हैं, वो पढ़ पाओगे आप, उसमें इंटरेस्ट ले पाओगे और प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगा। अगर आप एजुकेटेड होंगे, टेक्नोलॉजी आपको पता होगी, तो आपकी प्रोडक्टिविटी यानी कि आपकी उत्पादक क्षमता और इंक्रीज हो जाएगी। सो बेसिकली क्या रोल है एजुकेशन का टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में, वो यहाँ पे बताया, इसको रिवाइज कर लेंगे बाद में। उसके बाद व्हाट टाइप ऑफ एजुकेशन शुड बी फॉर टेक्नोलॉजी। देखो आपको बच्चों को टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या किसी को भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कौन सी इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, कैसी इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। सबसे पहले तो आपका साइंटिफिक एटीट्यूड होना चाहिए, आपका एटीट्यूड कहना चाहिए कैसा होना चाहिए, साइंटिफिक होना चाहिए। आपको विज्ञान को समझने की इच्छा होनी चाहिए। तो साइंटिफिक नॉलेज, विज्ञान की शिक्षा दो बच्चों को। अगर आप चाहते हो कि बच्चा टेक्नोलॉजी को यूज़ करे तो विज्ञान की शिक्षा दो कि कितना काम आसान हो जाता है, कितना कम एनर्जी के साथ, लेस एफर्ट के साथ आप काम कर लेते हो। आप होम टेक्नोलॉजी भी दो। होम टेक्नोलॉजी मतलब होम के अप्लायंसेस जो हैं उसके बारे में आप उनको बताओ। प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों लेवल पर आप बच्चों को शिक्षा दो विज्ञान की। देखो प्राइमरी लेवल पे तो अभी फिर भी कम है हमारे पास, जो हम मतलब सेकेंडरी लेवल पे तो फिर भी हम लोग जो है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बच्चों को पढ़ा लेते हैं, ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। बट प्राइमरी में थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि वो फाउंडेशन होती है, उसको हम बिगाड़ नहीं सकते, उससे हम छेड़खानी नहीं कर सकते। पर हम कोशिश कर रहे हैं कि इसमें भी कुछ अच्छा लेकर आए। डिस्कवरी मेथड मतलब टेक्नोलॉजी, अगर आप चाहते हो कि टेक्नोलॉजी की शिक्षा देनी है तो आप डिस्कवरी, खुद बच्चा डिस्कवर करे, क्रिटिकल एनालिसिस करे, यानी कि क्रिटिकल एनालिसिस मतलब आलोचनात्मक चिंतन करे सब चीज़ों का, मतलब उसको उसके प्रोस कॉन्स, मतलब क्या सही है क्या गलत है, गुण अवगुण के हिसाब से देखे। आजकल एग्रीकल्चर, हॉस्पिटल, मेडिसिन, टीचर, सभी लोग विज्ञान को समझते हैं और सभी को इसका यूज़ करना चाहिए। आपको रुचि लेनी चाहिए, इसी के लिए बहुत सारी लेबॉर्ट्रीज भी होती है, प्रयोगशाला भी होती हैं।
और हमें चाहिए तकनीकी सशक्तिकरण यानी कि टेक्नोलॉजिकल एम्पावरमेंट। हमें क्या चाहिए? तकनीकी सशक्तिकरण। तो इसका मतलब यही है, टेक्नोलॉजिकल एम्पावरमेंट मतलब तकनीकी सशक्तिकरण। ठीक है, इसको रिवाइज करते हैं अभी। तकनीकी सॉरी तकनीकी सशक्तिकरण। ठीक है, हमें तकनीकी सशक्तिकरण करना है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि मतलब हमें अगर एजुकेशन मतलब अगर हमको टेक्नोलॉजी के उसमें एम्पावर्ड होना है, अगर हमें टेक्नोलॉजी समझनी है, सीखनी है, हमें उसको यूज़ करना चाहते हैं हम कि हम उसको यूज़ कर पाएँ, तो क्या-क्या आप क्या-क्या कर सकते हो? क्या-क्या लिखोगे उसमें? एक तो टेक्नोलॉजी आपको डेवलप करती है, इसको एजुकेशन के साथ इंटीग्रेट कर देना चाहिए। विज्ञान का ज़्यादा से ज़्यादा आप इस्तेमाल करो, क्योंकि आजकल इतने सारे आविष्कार हो रहे हैं, कम समय में कम एनर्जी के साथ आप बहुत प्रभावशाली ढंग से काम कर पा रहे हो। टेक्नोलॉजी का जो मीनिंग होता है वो समझा दो, इसका मतलब एक मेथड या तरीके से होता है। फिर टेक्नोलॉजिकल एम्पावरमेंट समझाओ कि इसका मतलब होता है यूसेज करना, आपको आना चाहिए ताकि आप बेनिफिट उठा सको इस चीज़ के। और अगर आप रोल क्या है एजुकेशन का, अगर आप एजुकेटेड हो चुके हो तो आप अपना टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कर लोगे, आपको नई जो इन्फॉर्मेशन है वो फटाफट मिल जाएगी, आप अपना काम बहुत अच्छे से कर पाओगे, टेक्नोलॉजी में आप रुचि लेने लग जाओगे, आपका दिमाग का विकास होगा, नई खबर मिलेगी, क्रिएटिविटी आएगी, आपकी थिंकिंग में चेंज आएगा कि नहीं नहीं टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल करनी है, आपको एनकरेज करेगा कि आप रिसर्च करो और आप एक अच्छे स्किल्ड पर्सन बन जाओगे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। स्किल्ड क्यों बन जाओगे? क्योंकि हर कोई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है। और एजुकेशन अनुसंधान के लिए भी लेके जाते कि आप अनुसंधान करो, कुछ नई खोज करो, कुछ नया सोचो, कुछ नया इनोवेटिव आइडियाज़ लेकर के आओ दिमाग में, और इससे प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ होता है। प्रोडक्शन का मतलब है इससे आपका उत्पाद अच्छा होता है, यानी कि अगर आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे ना, बहुत ही एफिशिएंटली सारा चीज़ कर पाएँगे, बहुत ही अच्छे से चीज़ जो है वो निकल कर के आएगी। साइंटिफिक यानी कि आप व्हाट टाइप ऑफ एजुकेशन शुड बी फॉर टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी को सिखाने के लिए कौन सी एजुकेशन दो? उनको बताओ कि विज्ञान बहुत ज़रूरी है, साइंस बहुत ज़रूरी है, साइंटिफिक नॉलेज दो, होम टेक्नोलॉजी उसकी भी शिक्षा दो, प्राइमरी यानी कि छोटे लेवल पे, सेकेंडरी लेवल पे, दोनों तरह पे शिक्षा दो, विशेषज्ञता प्राप्त करो यानी कि एक्सपर्ट से सीख लो, और एक्सपर्ट्स आपको कुछ स्किल सिखा सकते हैं, डिस्कवरी, एनालिटिकल एनालिसिस इसका इस्तेमाल करो। आजकल एग्रीकल्चर, हॉस्पिटल, मेडिसिन सब जगह पे विज्ञान को लोग समझते हैं और समझना भी चाहिए और इस्तेमाल भी करना चाहिए। और लोगों बच्चों में रुचि उत्पन्न करो ज़्यादा से ज़्यादा। आप प्रयोगशालाओं का भी इस्तेमाल बच्चों को करने दो, करवाओ भी, इससे तकनीकी सशक्तिकरण आ जाएगा। और अब हमारा एक टॉपिक बचा है, एक दो और टॉपिक हैं, एक तो रोल ऑफ टीचर वो अभी पढ़ लेंगे, और दूसरा एक हमारे पास एक और है रिजर्वेशन के ऊपर है वो। ठीक है, तो पहले रोल ऑफ टीचर पढ़ते हैं। रोल ऑफ टीचर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूनिवर्सल एजुकेशन। ओके, सो रोल ऑफ टीचर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूनिवर्सल एजुकेशन। अब देखो यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सार्वभौमिक। सार्वभौमिक, और सार्वभौमिक का मतलब है सभी को, यानी कि यूनिवर्सली हमें सभी बच्चों को एजुकेट करना है। तो आप सभी बच्चों को एजुकेट कैसे करोगे? कैसे क्या होगा रोल टीचर का? सार्वभौमिक, हमें शिक्षा प्रदान करनी है, सभी को हमने शिक्षित करना है। तो देखो सबसे पहले दो चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, मुख्य अध्यापक व अध्यापक। सबसे पहली चीज, मुख्य अध्यापक और अध्यापक का क्या मतलब है, क्या रोल है बताओ? एक मुख्य अध्यापक होता है जिसको हम हेड मिनिस्टर कहते हैं, या हेड मिनिस्टर कहते हैं, और एक होता है अध्यापक। देखो हेड मिनिस्टर जो होता है, हेड मिनिस्टर ही होता है ना, हेड मास्टर होता है, ठीक है, मिनिस्टर नहीं, हेड मास्टर होता है। तो जो हमारे स्कूल का हेड मास्टर होता है, जिनको मुख्य अध्यापक कहते हैं, वो पूरे के पूरे स्कूल को अच्छे से रखते हैं। प्राइमरी एजुकेशन की बात हो तो, या मुख्य अध्यापक जो होता है वो सब कुछ सेटल करके रखता है, सब कुछ देख के रखता है, ठीक है, सुपरवाइज करता है, सब कुछ अपने निगरानी में रखता है। मुख्य अध्यापक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं स्कूल में, लेकिन यदि मुख्य अध्यापक को अच्छे टीचर्स ना मिले तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, पूरा का पूरा स्कूल का जो सिस्टम है वो गड़बड़ा जाएगा। तो वही चीज़ लिखी है कि पूरा का पूरा सिस्टम धराशायी हो जाएगा यदि मुख्य अध्यापक को अच्छे टीचर्स नहीं मिले तो। इसलिए मुख्य अध्यापक या जो हेड मास्टर होते हैं उनके पास अच्छे टीचर्स या अच्छे अध्यापक होने चाहिए। और सेकेंडली, जितना मुख्य अध्यापक एफिशिएंट होते हैं, जितने प्रभावशाली होंगे, उतना ही स्कूल अच्छा करेगा, लेकिन उसके हिसाब से अध्यापक भी अच्छे होने चाहिए। उनके पास संसाधन, मतलब दोनों को ही संसाधन इस्तेमाल करने का पता होना चाहिए। संसाधन मतलब
मतलब रिसोर्स। अध्यापक को भी और मुख्य अध्यापक दोनों संसाधनों का इस्तेमाल करना जानते हो, रिसोर्स का इस्तेमाल करना जानते हो, दोनों के पास ही शक्ति हो। शक्ति का मतलब है पावर, कुछ भी चेंजेस करने की, कुछ भी चीज़ें करने की। ईमानदार होने चाहिए, अपने काम में ईमानदार होना चाहिए। ईश्वर के प्रति हम उनको ईश्वर के ओहदे तक रखते हैं, उसके पद तक रखते हैं, और उनका जो चरित्र होता है, कैरेक्टर होता है, वो अच्छा होना चाहिए। सो यहाँ पे लिखा है कि जो मुख्य अध्यापक और अध्यापक है, दोनों को संसाधनों का अच्छे से इस्तेमाल करना है, जुडिशियसली यूज करना है, न्यायिक तरीके से संसाधन या रिसोर्स को इस्तेमाल करना है। उनके पास शक्ति होनी चाहिए, ऑनेस्ट होने चाहिए, ईमानदार होने चाहिए। हमने उनको ईश्वर के ही मतलब ऐसा रखा है कि ईश्वर के ही पद पर हमने उनको रखा है, सर्वोपरि माना है, सबसे ऊपर माना है। उनका चरित्र अच्छा होना चाहिए और वो करिकुलम भी बिल्ड करें, मतलब करिकुलम को उनको बिल्ड करना चाहिए, मतलब वो अच्छा पाठ्यक्रम हमको बना कर दें। तो ये एक हेड मास्टर और एक अध्यापक की भूमिका होती है, जो बहुत ज़रूरी होती है किसी भी स्कूल के लिए। सेकेंडली, भगवान जो गुरु नानक जी हैं, जो गुरु गोविंद सिंह है, उन्होंने एक वो लिखे थे, मतलब जो दोहे होते हैं ना, वो लिखा है, जिसमें लिखा है गुरु गोविंद दो खड़ी काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इसका मतलब ये है कि यदि जो गुरु हैं, मतलब आपको बताया जा रहा है कि गुरु का जो पद है वो कितना ऊंचा है। वो आपको बता रहे हैं कि गुरु का जो पद है या फिर उनका जो वो है ना ओहदा, कितना बड़ा है। वो बता रहे हैं कि यदि गुरु, और ये आप लिख सकते हो, ये बुक में भी लिखा हुआ है, एज इट इज मेंशन हो रखा है, यदि गुरु और उनके सामने, मतलब जो ये हैं, क्या नाम है, टीचर हैं और गुरु हैं, मान लो दोनों आ जाएं मेरे सामने, टीचर और गुरु दोनों आ जाएं, तो मैं ईश्वर का या जो सॉरी, टीचर और गुरु नहीं, अगर ईश्वर और गुरु दोनों आ जाएं तो मैं सबसे पहले गुरु का पैर छूऊंगा। क्यों? क्योंकि गुरु ही वो हैं जिन्होंने मुझे ईश्वर से मिलाने के लिए, यानी कि उनके साथ कनेक्ट करवाने के लिए इतना कुछ किया है, या उन्होंने ही मुझे एजुकेट किया है सो दैट मैं ईश्वर से कनेक्ट हो सकूं। सो इसलिए यहाँ पे लिखा है गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, मतलब किसके पैर को हाथ लगाऊं या किसके पैर को छूऊं, तो वो कहते हैं कि मैं तो अपने गुरु के पैर को छूऊंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे गोविंद, यानी कि उन्होंने मुझे भगवान का रास्ता बताया है, ईश्वर से मिलाया है, उनसे कनेक्ट कराया है, इसलिए। सो मतलब गुरु का पद यानी कि टीचर का रोल बहुत ज़्यादा बड़ा है। नाउ भावी नागरिक का निर्माण, मतलब जो हमारे टीचर्स होते हैं वो आगे भविष्य के जो नागरिक होंगे, हम जो लोग होंगे, नागरिक होंगे, सिटीजन्स होंगे, उनका निर्माण करेंगे। इसलिए टीचर को खुद भी अपना आचरण बहुत अच्छा रखना चाहिए। टीचर को टीचिंग में इंटरेस्ट होना चाहिए, वो हमें पूरे वर्ल्ड की एजुकेशन दे, इसलिए उनकी भूमिका बहुत ज़्यादा है। तो ये डेवलपमेंट करते हैं वर्ल्ड सिटीजनशिप। वर्ल्ड सिटीजनशिप का होता है कि मतलब मैंने वही बताया ना कि हम एक देश के ही पर्टिकुलरली नागरिक नहीं है, बल्कि हम तो संपूर्ण विश्व के नागरिक हैं। तो आपको विश्व का नागरिक बनना है। जो टीचर्स होते हैं वो हमको नॉलेज देते हैं, बहुत ज़्यादा नॉलेज एक्सप्लोर हो जाती है, मतलब नॉलेज एक्सप्लोजन है, नॉलेज बहुत ज़्यादा जो टीचर्स हमको देते हैं। हमारा ऑल राउंड डेवलपमेंट करना चाहते हैं वो, यानी कि हमारा समग्र विकास करना चाहते हैं वो, हमारे समग्र विकास पर बल देते हैं। और वो चाहते हैं, मतलब टीचर्स को करना चाहिए, हमारे हेड यानी कि हमारे संज्ञान, हमारे कॉग्निशन, हम हमारे दिमाग का विकास करना चाहिए, हमारे हार्ट, हमारे हृदय का मतलब होता है कि एक तरीके से मतलब आपके अंदर वो इमोशंस आने चाहिए, वो संवेगात्मक विकास करना चाहिए। हैंड का मतलब ये होता है डेक्सटेरिटी आनी चाहिए, डेक्सटेरिटी का मतलब होता है काम करने की, हाथों की क्षमता आनी चाहिए। और हमारा ओवरऑल हेल्थ भी टीचर ही ठीक रखेगा, मतलब वो हमें एजुकेट कर सकता है इस चीज़ के लिए। ठीक है, अब है नेक्स्ट है रोल ऑफ टीचर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, वही सेम चीज़ यूनिवर्सल एजुकेशन पे। देखो टीचर का क्या रोल है, एक तो वो हमारा क्या करेगा, शारीरिक विकास करेंगे, हमारा जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो करेंगे, फिजिकल डेवलपमेंट उनको वो करना चाहिए। हमारा मानसिक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होता है वो भी करेंगे। भावात्मक यानी कि इमोशनल जो डेवलपमेंट है वो भी करेंगे। सामाजिक का मतलब है सोशल डेवलपमेंट जो है वो उनको वो भी करना पड़ेगा। नैतिक मतलब मॉरल डेवलपमेंट भी करना चाहिए। शारीरिक विकास मतलब उनको हमें एजुकेट करना चाहिए कि हम अपने शरीर को कैसे ठीक रख सकते हैं, अपने शरीर का विकास कैसे कर सकते हैं। मानसिक विकास का मतलब है दिमाग का विकास कैसे करेंगे, कैसे सिखाया जाएगा। भावात्मक मतलब इमोशंस के बारे में कैसे सिखाएंगे। और सामाजिक विकास का मतलब है समाज का विकास कैसे करते हैं, मतलब समाज में उठना बैठना, ये सब भी टीचर्स ही सिखाएंगे। और नैतिक विकास का मतलब होता है मॉरल डेवलपमेंट, यानी कि मॉरलिटी का मतलब होता है कि झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, ये जितने भी वाउज होते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मतलब चोरी नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, किसी से मतलब कोई धोखाधड़ी जो है वो सब नहीं करेंगे। नैतिक विकास ऐसा होता है, ये भी टीचर्स करवाते हैं, यही तो टीचर का रोल है यूनिवर्सल एजुकेशन में। कलात्मक विकास भी होता है। कलात्मक विकास का क्या मतलब होता है, कलात्मक विकास का मतलब है आर्टिस्टिक विकास करना, यानी कि क्रिएटिव होने चाहिए हम, कुशलता हमारे अंदर आनी चाहिए। और कुशलता का मतलब है कि हम एफिशिएंट इतने होने चाहिए कि हम आराम से स्किल तरीके से काम कर सकें। वैश्वीकरण से संबंधित पाठ्यक्रम, यानी कि टीचर्स जो है ना उनको हमारा पाठ्यक्रम बनाना चाहिए जो ग्लोबलाइज्ड हो। ग्लोबलाइज्ड का मतलब क्या होता है, जो किससे रिलेटेड होना चाहिए, पाठ्यक्रम ग्लोबलाइज होना चाहिए, यानी कि विश्व के चीज़ों से जुड़ा होना चाहिए।
और हमें तरह तरह की इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। ये है वैश्वीकरण संबंधित पाठ्यक्रम। फिर आता है विश्व स्तर की शिक्षण विधियाँ। ऐसे बहुत सारी शिक्षण विधियाँ हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं। जैसे डिस्कवरी मेथड भी होता है कि आप बच्चों को डिस्कवरी करने दो, ठीक है। और कौन सा मेथड होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है। ऐसे बहुत सारे मेथड होते हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। तो विश्व स्तर के जो मेथड्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। और मानव मूल्यों व संस्कृति का विकास, तो टीचर हमारे अंदर मानव की जो ह्यूमन वैल्यूज होती हैं, संस्कृति मीन्स कल्चर, उसका भी विकास करता है और हमारे अंदर व्यवसायिक कुशलता भी लाता है, सो दैट हम अपना लाइवलीहुड कमा सके। व्यवसाय का मतलब तो वोकेशनलाइजेशन ऑफ नॉलेज होता है। एंड आधुनिकीकरण के लिए उच्च शिक्षा के अवसर हमको प्रोवाइड करे जाते हैं। यानी कि मॉडर्निटी इतनी आ गई है तो हमें भी मॉडर्न होना पड़ेगा। विश्व नागरिकता, यानी कि हम पूरे विश्व के नागरिक हैं बजाय कि हम अपने देश के। और विश्व नागरिक से कहने का मतलब ये है कि आप ना, कोई भी आपके सामने प्रॉब्लम है, वो चाहे वो इन्वायरमेंट वाली प्रॉब्लम हो, पर्यावरण वाली प्रॉब्लम हो, तो उसको आपको साथ मिलके सॉल्व करना है। आप पूरे विश्व के नागरिक हो, ना कि आप केवल भारत देश के या फिर और किसी बाकी कंट्री के। आप विश्व के नागरिक हो तो विश्व के सामने जो समस्या है आपको उसका रेमेडी ढूंढना है। और आता है फिर अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना, आपके अंदर सद्भावना होनी चाहिए। ये भी हमें टीचर सिखाता है, तो टीचर हमें कितना कुछ सिखा रहे हैं। फिर हमारा मॉरल, वही से सब चीज़ लिखा है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, मॉरल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट करेंगे। और हमें कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट करना भी सिखाएंगे। आप देख रहे हो कि कितनी ज़्यादा हीट चल रही है, राइट। अभी ये बहुत ज़्यादा हीट चल रही है और बहुत 43-44 डिग्री सेल्सियस तक हमारा जो टेम्परेचर है वो रहता है। ये किस वजह से है? कुछ हमने पहले कुछ अतीत में कुछ ऐसी चीज़ें करी होंगी जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। और इन्वायरमेंट जो है वो, उसकी जो दुर्गति है वो होती जा रही है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हम इतना ज़्यादा यूज़, मतलब वो कर रहे हैं, इमिट कर रहे हैं, चाहे वो फैक्ट्री से निकल रहा हो, चाहे वो कहीं से निकल रहा हो, या हम जो है पेड़ पौधे काट रहे हैं, पेड़ लगा नहीं रहे हैं, उस वजह से भी टीचर हमें सिखाते हैं कि कैसे कंजर्वेशन करना है, ठीक है। सो ये है रोल ऑफ टीचर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूनिवर्सल एजुकेशन, कि यूनिवर्सल एजुकेशन सबको मिलना चाहिए। इसके अंदर वही सब चीज़ें लिखी हैं कि शिक्षक को कैसा होना चाहिए। देखो, आप सबसे पहले शुरुआत कैसे करोगे? मुख्य अध्यापक कैसा हो, आपका जो हेड मास्टर है वो कैसा हो, और अध्यापक के बीच में तालमेल होना चाहिए, एक बैलेंस होना चाहिए। ये नहीं कि सारा काम हेड मास्टर कर रहे हैं, वो एफिशिएंटली काम कर रहे हैं, अध्यापक नहीं कर रहे हैं। मुख्य अध्यापक का काम जो है वो टीचर्स के ऊपर ही डिपेंड करेगा। ईमानदार हो, संसाधन का यूज़ करना आता हो, ईश्वर के प्रति हम उनको उतना दर्जा देते हैं, ईमानदार हो, चरित्र अच्छा हो। फिर उसके बाद आप ये चाहो तो लिख सकते हो, ना चाहो तो ना भी लिखो, स्किप कर सकते हो। और भावी नागरिक बनाना उनका काम होता है। हमको नॉलेज देते हैं, हमारा हेड, हार्ट एंड हैंड का डेवलपमेंट करता है। आपको पता है गांधी जी ने भी ये 3H बताए थे ना, हेड, हार्ट और हैंड का डेवलपमेंट करना हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट करते हैं। एंड साथ ही जो है हमारा मानसिक विकास, हमारा शारीरिक विकास, भावात्मक विकास, ये सब होता है। और हमको वो ये भी सिखाते हैं कि कैसे कंजर्वेशन करना है अपने एनवायरनमेंट का, राइट। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ओके, अब नेक्स्ट जो है वो टॉपिक ना, मैंने अभी मैं इसको कंप्लीट करके फिर इस चीज़ को, मतलब इसके नोट्स को बना करके फिर इसको कंप्लीट करते हैं, और ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा और फिर आसानी से आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। सो लर्नर्स, अगर आपको हमारी वीडियोस इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, सो दैट आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिले जो भी हम वीडियोस या टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं। आप कमेंट करिए, बिकॉज कमेंट सेक्शन इज़ ऑलवेज देयर। वहाँ पे जाके आप अपने जो भी फीडबैक्स हैं और आपकी जो भी क्वेरीज हैं वो आप शेयर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप डिसर्निंग। और एक और चीज़, आप हमारे लोगों को मत भूलिएगा, जो है करियर ग्लो, जो आपके साथ हमेशा रहेगा, आपको हेल्प करेगा टीचिंग एग्जाम्स या जो भी आपकी परेशानी होंगी उनको सुनेगा ज़रूर टॉपिक से रिलेटेड। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।